हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहित साधवानी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज 2026 के हिसाब से। अभी आपके यूटीज आने वाले हैं, अभी आपके मिड टर्म्स आने वाले हैं, तो इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल के लिए। तो इसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करेंगे कि एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा है नहीं। स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि पहला लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एज यू ऑल नो हम 3 लेवल्स में चीज़ों को बांटते हैं। अब जो बच्चे बेसिक वाले हैं वो लेवल 1 लेवल 2 तक कर लें, जो स्टैंडर्ड वाले हैं वो लेवल 3 भी करें। सो लाइक इट्स लाइक कि भाई हाँ, लेवल अप तो डिफिकल्टी लेवल अप। अब लेवल 1 में पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका कि ये एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस हैं कि द नंबर 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ट्रू या फॉल्स? क्या 5 की पावर n 0 से एंड करेगा? किसी भी चीज को 0 से एंड करने के लिए क्या चाहिए होता है? 2 और 5 उसके फैक्टर्स होने चाहिए, बट इसमें तो खाली 5 ही फैक्टर है, 2 फैक्टर नहीं है, तो इसलिए ये 0 से एंड नहीं होगा, है ना। तो ये लिखेंगे ट्रू, ये ट्रू बोला है। अ नंबर एंड विद 0 प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स बोथ 2 और 5, तो ये भी ट्रू है। भाई किसी भी चीज को 0 से एंड करने के लिए क्या चाहिए होता है? 2 और 5 फैक्टर। और इसका कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन भी दी है, क्योंकि ये 0 से एंड इसलिए ही तो नहीं कर रहा ना, क्यों? क्योंकि किसी भी चीज के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 और 5 होता है तो ही तो वो 0 से एंड करता है, बट इसमें 5 है खाली, तो कहीं ना कहीं ये सही है। असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2026 स्टैंडर्ड सैंपल पेपर क्वेश्चन में आया हुआ है, तो इजी भी आते हैं क्वेश्चन, डरने वाली बात नहीं है। चलो, कह रहे हैं एचसीएफ दे रखा है इतना, एम है, एलसीएम है ये, अब आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। एलसीएम एचसीएफ हम करना जानते हैं, बस थोड़ा सा ट्विस्ट डाला। 2025 का क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे 2025 के क्वेश्चन से डरते हैं, तो ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन मुश्किल होते हैं। पहले आप इसका एचसीएफ निकालो अलग अलग। ये वैसे आप होल्ड करो, मतलब वीडियो को पॉज करो और खुद करो, उससे क्या होगा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी सब तो ओके रिपोर्ट है, सब आ रहा है ना, दिख रहा है ना, वॉइस भी आ रही है पूरी। ठीक है, चलो करो उसको। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। ऐसे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 7 जा 7। एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका? 7 और 2 मतलब 14, है ना। एचसीएफ क्या आ जाएगा? 14। और एलसीएम ले लो। एलसीएम में क्या लेते हैं? तो कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं। देखिए हम 2 बार 2 है या 1 बार 2 है, तो 2 बार 2 का हम एलसीएम ले लेंगे। या 7 2 बार है या 1 बार है, तो 2 बार 7 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 2 2 4, 7 7 49, 4 9 36, 4 2 90, 196 आ गया एलसीएम। अब ये कह रहे हैं इस पर पुट करो, तो एम क्या था आपका? एचसीएफ, तो ये हो जाएगा एम, और एन था आपका एलसीएम, तो ये हो जाएगा एन। तो एन मतलब 196 माइनस 7 इंटू 40। जल्दी से कैलकुलेट करो उसको, 98 आ जाएगा ये। अब माइनस कर दो उसको। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? मैं इसे रुक रुक के कर रहा था कि आप जल्दी जल्दी कर लो अपने आप। इसको माइनस कर दो। 16 में से 8 गए, 8 बचा, और 18 में से 9 गए तो कितना बचा? 9, 98 ही रहेगा। 9 9 18 19, बिल्कुल सर 98 आ जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब कुछ नहीं था, बस इसके अंदर जैसा बोला कि एलसीएम एचसीएफ निकालना है और वैल्यूज को पुट करके आंसर निकाल देना है। ये भी इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इफ दिस एलसीएम है इसका ये। मैं एक बार ना एलसीएम एचसीएफ की ट्रिक बता देता हूँ, एक बार आपको जरा सा एक मिनट लूंगा आपका, एक बार सीख लेते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की ट्रिक। ट्रिक का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको सिंपल सी बात कि 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, अगर इसकी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4, विच मीन्स दैट एलसीएम में हम बड़े वाला लेते हैं। मतलब अगर 4 में 2 इंक्लूड है तो मैं ऐसा नहीं 4 2 जा 8 लेंगे, एलसीएम 4 होगा, है ना। जिसकी एलसीएम में 2 और 2 होता है, इसके 2 और ये 2, मतलब 1 है ये 3 है, तो 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा ना। तो हम सेम चीजों को एक बार लेते हैं, है ना। और अगर कुछ बड़ा है तो 2 उसके अंदर इंक्लूडेड है तो उसको लेंगे। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि 2 और 2 की पावर 2 में एलसीएम क्या होगा, तो बच्चों क्या बोलोगे? 2 की पावर 2, क्योंकि एलसीएम में बड़ा वाला लेते हैं, छोटा वाला उसके अंदर इंक्लूड माना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और जो यूनिक होता है उसको तब लेते ही हैं। ठीक है, एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो 2 इंटू 3 की पावर 2 है और इंटू 5 है, एंड आपको दे रखा है 2 इंटू 3 इंटू 7। तो देखो 2 2 है, एक 2 आ जाएगा एलसीएम में। 3 की पावर 2 3 है, तो 3 की पावर 2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक, बड़ा लेते हैं। और जो 5 और 7 यूनिक है उसको भी लिखेंगे हम। इसको हम इस तरीके से देखते हैं एचसीएफ, मतलब जो बड़ा वाला होता है उसको लेते हैं और जो यूनिक होता है उसको भी लेते हैं हम। ठीक है, एलसीएम में ये होता है। अब आगे ऐसे ही, अब एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ तो बहुत ईजी है। जिसके अब मैं इन दोनों का एचसीएफ बोलूं तो क्या होगा? 2 एचसीएफ होता है जो कॉमन होता है दोनों में, है ना। जिसके मैं बोलूं 2
और 2 की पावर 2 में HCF क्या होगा, तो 2 होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, मतलब ऐसी चीज दोनों में आ रही हो बराबर, कॉमन है, HCF निकालना आसान होता है। ठीक है, फिर एक बार समझते हैं, और भी क्वेश्चन आएंगे और अच्छे समझेंगे। कह रहे हैं आपको ये दे रखा है A, B और ये C, LCM आपको दे रखा है ये। अब आपको एक्सकेल निकालने, पहले मैं अगर LCM निकालूं ABC का अपनी तरफ से, तो वो क्या आएगा, देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, एलसीएम क्या होगा 2 की पावर 2, सिंपल। अच्छा 3 की पावर x, 3 और 3, तो एलसीएम क्या होगा 3 की पावर x, क्योंकि अगर x की जगह 1 भी हुआ तो भी वो 3 बार 3 है तो 1 बार 3, तो एलसीएम आ जाएगा ना, है ना। और अगर 2 3 x के लिए मुझे नहीं पता ना, हो सकता है 1 हो। अब 2 अगर 2x के लिए तो ऑब्वियस सी बात है 3 की पावर 2 एलसीएम होगा, 3 और 3 की कंपैरिजन में तो बड़ा वाला लेते हैं, मगर मेरे से हमारा 1 भी हुआ तो 3 तो होगा ना एलसीएम, 3 की पावर 1 ही तो होगा एलसीएम, मतलब आप 3 की पावर x को एलसीएम लिख सकते हो आराम से। फिर यूनिक क्या है 5 और 7, तो 5 और 7 आपका यूनिक है। ठीक है, अब एलसीएम कितना दे रखा है 3780, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 की पावर x, एलसीएम आपको दे रखा है ना 5 × 7। अब आप क्या करो, इन सबको डिनोमिनेटर में ले जाओ, 4 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7 और हो जाएगा 3 की पावर x। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसको काटा पीटी कर लो आप, 2 2 4, अब इसको काटो 4 से काट दो, 4 1 4, 4 9 36, 4 4 16, 4 5 20, 5 5 5 5 40, 4 5 8 40, 5 9 45, 14 7 7 49। ठीक है, तो 27 आ गया 3 की पावर x। अब 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ बेटा, 3 की पावर x सामने है ही, तो कंपेयर करेंगे पावर्स को, ये 9th क्लास में करते आए हैं, तो पावर कंपेयर करके x के लिए आ जाएगी 3। तो इसके अंदर क्या था, एक तो ट्रिक थी, मतलब जो एचसीएम एचसीएम में ट्रिक लगती है कि भाई क्या एलसीएम लेंगे विदाउट लाइक एक्चुअल टेकिंग एलसीएम की हवा में, क्योंकि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 में एलसीएम क्या होगा 2 की पावर 2, तीनों में कॉमन है। 3 की पावर x, 3 और 3 में एलसीएम क्या होगा 3 की पावर x, और फिर 5 और 7 यूनिक है, तो वो मैंने भी सिखाया भी था आपको, बट इसमें एलसीएम दे रखा है तो हमने सामने रख दिया, मिसिंग फिगर का तरीका निकाला, 27 आ गया। 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और x को कंपेयर कर दिया। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर कंपेयर हो जाती है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। बस अब आगे बढ़ते हैं, देख लो उसको नोट वोट करना है नोट कर लो, पॉज कर लिया करो वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। इफ एनी प्राइम नंबर p, if p divides a square then a is a real number then p also divides। अगर p a square को डिवाइड कर रहा है तो p किसको डिवाइड करेगा, a को भी तो डिवाइड करेगा, yes or no। like if p divides a square then p divides a also, ये हमने पढ़ा है ना रैशनैलिटी में, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आया हुआ मैं सिंपल है तो सारे सिंपल ही डाले, मैं यूनिक है मगर ऐसा क्वेश्चन आते नहीं है। तो अगर कोई भी नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ये हमने रैशनैलिटी में भी कराते लगाते तरीका। आगे अच्छा भाई, इफ टू पॉजिटिव नंबर p and q are expressed this then एलसीएम निकालना है इसमें, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, इसका और इसका, समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले 18 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, जो कि हम अपने ऑर्थोडॉक्स तरीके से निकालेंगे, जैसे हम निकालते हैं 2 9 जा 18, 2 1 जा 0 जा, 2 9 जा, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9 और ये तो 5 ही रहेगा, 3 1 जा 3 और ये 5 ही रहेगा, और ये 5 1 जा 5। ठीक है, तो अगर हम देखें तो क्या आ गया यहाँ पे एलसीएम 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और ये 5 9 जा 45 और 45 4 जा 180, 180 आ गया इसका एलसीएम, मतलब आगे वाली डिजिट का एलसीएम आ गया। ठीक है, हमें एलसीएम निकालना पी क्यू का, तो देखो उसके अंदर वेरिएबल्स भी है कांस्टेंट भी है, तो मैंने सबसे पहले कांस्टेंट का नंबर्स का एलसीएम निकाला तो 180 आ गया। अब ए स्क्वायर एक एक करके करेंगे, ए स्क्वायर और ए क्यूब का एलसीएम कितना होगा, बोलो ए क्यूब बड़ा वाला लेते हैं, मैंने भी बताया था आपको। ऐसे दोबारा बताओ b4 और b स्क्वायर में एलसीएम क्या होगा b4, कि वो स्क्वायर वाला उसके अंदर इंक्लूडेड है। आई बात समझ में, इस तरीके से मैंने एलसीएम ले लिया। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा, ये ठीक है, ऑप्शन। कल को अगर इसमें एचसीएफ बोला जाता, बोला नहीं गया पर मैं आपसे पूछता हूं अभी, जल्दी बताओ इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 18 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, पहले देखो फिर आगे देखो, सिंपल है, हवा में कर सकते हैं, कर लो पहले अपने 18 के फैक्टर्स करेंगे, 2 × 3 × 3, 3 3 9 9 2 18, और 20 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 × 2 × 5, यस और नो, कि 5 हो जाए 20 हो, तो एचसीएफ इनका क्या होगा 2,
18 और 20 का HCF क्या होगा 2। बाकी ए स्क्वायर और ए क्यूब का HCF क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है ए स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है ए स्क्वायर, है ना। और B4 और B स्क्वायर में क्या कॉमन होगा B स्क्वायर, है ना। B4 और B स्क्वायर में कॉमन क्या होगा B स्क्वायर। क्लियर, तो HCF होगा ये। इन्होंने पूछा नहीं पर पूछते तो बता देते, 2024 स्टैंडर्ड में आया हुआ है। चलो अब आगे बढ़े। समझ रहे हो ट्रिक, ये एलसीएम HCF ट्रिक जरूर सीख रही है, एक नंबर पक्का आता है पेपर में क्वेश्चन। अगला कह रहा है HCF दे रखा है, एलसीएम ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि मतलब कहना है HCF आपको गिवन है, एलसीएम भी गिवन है, पर के वैल्यू निकालो। अब थोड़ा इन दोनों का एलसीएम निकालोगे फिर इसके इक्वल रखोगे, नहीं। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला होता है एलसीएम इनटू HCF। ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमने पढ़ा हुआ है। तो अब एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 252 इंटू के, और HCF कितना दे रखा है, HCF दे रखा है 40। ए कितना दे रखा है 2520 और बी कितना दे रखा है 6600, है ना। अब एक काम करेंगे, के को उधर छोड़ देते हैं और बाकी सबको उधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। ठीक है, अब देखो 252 बन जा, 252 10 जा। बस अब एक काम, के को ले आया मैं, 40 को लेके आया ना मुझे यहाँ पे, सॉरी 40, ठीक है। और अब 0 से 0 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 0। एक सेकेंड, मेरी गलती कर दी क्या मैंने, अब 2 तो बचा है अभी, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 12 जा 10, 0 आ गया ना। ये ऑप्शन क्या 1650। बात समझ में आई, सिंपल से ट्रिक लगाई, ट्रिक सॉरी ट्रिक का मतलब नहीं, सॉरी फॉर्मूला लगाया, एलसीएम इनटू HCF जिसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमने एलसीएम की जगह एलसीएम, HCF की जगह HCF, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिखा है, के लिए आगे मिसिंग। बात समझ में आई, आगे बढ़े। देखो अगला, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस लीविंग रिमाइंडर दिस एंड दिस। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, अब इसमें एक और समझते हैं। केस स्टडी में मैं आपको हिंट लिखवाता हूं, जिसकी मैंने ट्रिक लिखवाई। जैसे केस स्टडी में जब भी बेटा हम केस स्टडी आती है, उसके अंदर बताया नहीं क्या होता, नंबर्स दे रखे होते पर बताया नहीं क्या होता कि एलसीएम निकालना है HCF निकालना है। यू हैव टू फिगर आउट इट बाय योर ओन। कैसे निकालेंगे समझेंगे। अगर हमें मिनिमम लिखा है या फिर लीस्ट लिखा है या फिर शॉर्टेस्ट लिखा है ना, या फिर टुगेदर लिखा है, टुगेदर कीवर्ड है, तो इन सब केस में हम क्या निकालते हैं एलसीएम, क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर। ऐसे ही अगर हमारे पास हाईएस्ट लिखा है, मैक्सिमम लिखा है या लॉन्गेस्ट लिखा है, लॉन्गेस्ट का मतलब भी वही होगा, तो क्या निकालेंगे हम HCF। ठीक है, ये होता है केस स्टडी में। दो चीजें अलग अलग है, वो शॉर्ट ट्रिक जो है MCQ वाली वो अलग है, केस स्टडी वाली ये ट्रिक अलग है। ठीक है, अलग अलग तरीके क्वेश्चन है दोनों। तो जैसे इसमें बोला ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है HCF, तो हम क्या निकालेंगे इन दोनों का HCF निकालेंगे। ठीक है बेटा। तो अब पर यहाँ पे एक और चीज बोली रिमाइंडर, मतलब ऐसा कोई नंबर जिसको मैं इन दोनों से डिवाइड करूं तो ये रिमाइंडर बच जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे रिस्पेक्टिवली इन दोनों को, जिसकी इसको माइनस कर देंगे 5 से, क्योंकि रिमाइंडर बचवाना है ना, तो पहले माइनस करके चलेंगे। अब इसका रीजन भी बताऊंगा मैं आपको। यह जाएगा 276 और जाएगा 1242। ठीक है, अब हम इन दोनों का लेंगे HCF, तो इंडिविजुअल एलसीएम लेना पड़ेगा पहले। 12 2 3 6 3 1 जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 और 23 1 जा। अब 1 2 4 2 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 1 जा 2, तो जाएगा नहीं 3 3 2 जा 6 3 9 जा 20 3 7 जा 21 3 6 जा 18 3 जा 27 3 2 जा 6 3 जा 3 9। HCF क्या आएगा इसका, कॉमन क्या है इनमें, 2 कॉमन है हाँ जी, 23 कॉमन है हाँ जी, और 3 भी कॉमन है हाँ जी। तो 2 इंटू 3 इंटू 23 3 2 जा 6 इंटू 23 18 130। तो 138 एक ऐसा नंबर आ गया जिसको अगर मैं इससे डिवाइड करूं, अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से,
इन्होंने क्या बोला, ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जिसको मैं, अगर एक ऐसा नंबर जिससे अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ ये रिमाइंडर बच जाए, ठीक है। तो हमने पहले ही माइनस कर दिया, वो आंसर आ गया आपका 138। इन दोनों का एचसीएफ निकाल के, रिमाइंडर वाले केस में माइनस करेंगे और निकालना तो एचसीएफ है क्योंकि ग्रेटेस्ट वर्ड लिखा है। अब इसके अंदर अगर मैं इन दोनों से डिवाइड करता हूँ तो क्या 138, क्या 138 इससे डिविजिबल हो पाएगा? नहीं, क्योंकि वो किससे डिविजिबल है? इससे। बट अगर हम 138 को से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर बचेगा क्या? 5। समझ में आई बात? एक बार आप 138 को से डिवाइड करके देख लो, आंसर हो जाएगा 5। और अगर आप 138 को से डिवाइड करोगे तो आंसर हो जाएगा 7, जो कि हमें चाहिए था। इसलिए मैं पहले एडजस्टमेंट कर ली। समझ में आया तो ठीक, वरना आपको तो पता ही है कि जब रिमाइंडर वाला केस हो तो हमें माइनस करना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी नोट कर लेना भाई कि भाई केस स्टडीज में ऐसा होता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे, पूरे में सब में यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहना था HCF ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर तो 10 होगा, है ना। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन से होता है बच्चों? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो 2 कंपोजिट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? जिसकी 2 तो प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है ना, क्योंकि वो 2 प्राइम में भी आता है, 4 में भी आता है और 1 में भी आता है। अब इन दोनों का क्या निकालना है? HCF। इन दोनों का HCF क्या होगा? ये होता है 2 और 5 और ये होता है 2 और 2, तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 2। खत्म, सिंपल है ना। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 into 2, इसको लिख सकते हैं 2 into 5, HCF आ गया 2। क्लियर है मेरे भाई? चलो, शो दैट 45 कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 n being a natural number, राइट। पहले यहाँ पे कर प्रूव करो कि 45 की पावर n 0 से एंड नहीं करेगा, जो कि करेगा भी नहीं। कैसे? हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्या लिखते हैं हम? टू एंड एनी डिजिट विद 0, टू एंड एनी डिजिट विद 0 it should have 2 and 5 as its fact। अगर हमें इसको 0 से एंड करना है तो it should have 2 and 5 its fact। अब अगर हम देखें 45 की पावर n, तो कितने फैक्टर्स होंगे? उसको करो, उसको 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, है ना, 3 3 जा 9, 9 5 जा 5 9 जा 45, ऐसे होगा। मतलब 3 into 3 into 5 बनेगा इसके फैक्टर्स। अब इसमें क्या नहीं है? एज इट डज नॉट हैव टू it will not end with 0, it will not end with 0। बात समझ में आई? क्या समझ में आया कि किसी भी चीज को 0 से एंड करने के लिए 2 और 5 फैक्टर चाहिए, बट इसके अंदर तो खाली 5 है, 2 नहीं है, सो इट विल नॉट एंड विद 0। इन्होंने पहले प्रूव करने के लिए बोला था कि प्रूव करो 45 की पावर n 0 से एंड नहीं करेगी। प्रूव कर दिया बिल्कुल NCERT तरीके से। राइट अ प्राइम नंबर a which on multiplying by 45 की पावर n make the product and the digit with 0। मतलब ऐसा 45 की पावर n में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे ये क्या हो जाए? ये हो जाए आपका एक, मतलब 0 से एंड करने लग जाए। तो 2 नहीं है इसमें, तो इसमें 2 की पावर n मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। अगर मैं 2 की पावर n मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? सो लेट a इज इक्वल टू 2 की पावर n, है ना। अब लिख देंगे सो 45 की पावर n मल्टीप्लाई में अगर 2 की पावर n होगा तो ये क्या आएगा? यह आ जाएगा 90 की पावर n, है ना। तो अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 into 3 into 3 into 5। so now it will end with 0। समझ के बात को? इन्होंने क्या बोला था? a एक ऐसा प्राइम नंबर है, तो 2 की पावर n, 2 तो प्राइम नंबर ही है ना, n तो लगाना पड़ रहा है क्योंकि मैथ्स के लिए रहेगी बेस सेम, तो पावर कॉमन आएगी। ऑन विच मल्टीप्लाइंग बाय दिस मेक द प्रोडक्ट एंड विद द डिजिट 0। तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 प्राइम नंबर भी है और उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जो 2 की कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी।
तो लाइक इट्स अ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का ही है बट थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न डाला, तो इसलिए समझेंगे बच्चे कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो है तो एनसीईआरटी का ही बट थोड़ा सा ट्विस्ट था। इस तरीके से आप कर लो, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, समझ में आया ना? कह रहा 3 bells टोल एट इंटरवल्स ऑफ 9, 12 एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। 3 बेल्स अलग अलग टाइम पे बजी हैं, है ना। देखिए पहले हर एक 9 मिनट में, पहली बेल हर 9 मिनट में बजती है, दूसरी बेल हर 12 मिनट में बजती है, तीसरी बेल हर 15 मिनट में बजती है। ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं कि इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल दे टोल नेक्स्ट टुगेदर। टुगेदर वर्ड यूज हुआ है, टुगेदर में क्या करते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं। तो हम इन तीनों का क्या निकाल देंगे, एलसीएम, और हमें पता लग जाए कि अब वो कब मिलके बचेंगे। तो भाई रवि और सोनिया वाला क्वेश्चन है, वैसे भी एनसीईआरटी में भी था ना, उसमें टुगेदर लिखा था 2 6 12 15 3 3 9 3 2 सॉरी 2 से कर देते ना पहले, 2 9 2 3 6 15 3 3 9 3 1 3 3 5 15 3 1 3 1 5 और 5 1 5 5 1 1। ठीक है, तो उसका मल्टीप्लाई कर 2 2 4 3 3 9 और ये 5 5 20 20 इंटू 9 9 2 18। तो 180 मिनट्स के बाद 180 मिनट्स के बाद ये बेल इकट्ठे बजेगी। बात समझ में आई? जब भी टुगेदर वर्ड लिखा हो बच्चों तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर निकालते हैं एलसीएम। बात समझ में आई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो लिख देना आफ्टर 180 मिनट्स दे विल नेक्स्ट टोल टुगेदर, ऐसे करके ये लाइन लिख देना नीचे। अगला कह रहे हैं 3 मेजरिंग रॉड्स, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ फेंस दैट कैन बी मेजर्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम यूजिंग एनी रॉड, हाउ मेनी टाइम्स ईच रॉड विल बी यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ द फेंस। देखो इसके अंदर ना ऐसे क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करते हैं। एक होता है ट्रिक, मतलब भाई मिनिमम दिखा एलसीएम लगा दिया, मैक्सिमम दिखा एचसीएफ लगा दिया, जिसकी यहाँ पे दिखा लीस्ट लगा दिया एलसीएम। ठीक है, एक होता है समझ के, अब डेप्थ में समझोगे तो मुश्किल होगी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी सिचुएशन और कंफ्यूजन भी बढ़ जाएगी, इसलिए आप ट्रिक से करो। लीस्ट लिखा है तो क्या निकालेंगे इसमें, एलसीएम। ठीक है, और बाकी एक और क्वेश्चन है, वो बात की बात है। पहले आप इस वीडियो को पॉज करो, तीनों का निकाल दो एलसीएम। ये तो निकाल सकते हो मेरे भाई, इतना तो कृपा कर दो हम पे। ये मूवी देखने नहीं आएगा बेटा, थोड़ा हाथ चलाओ, मैथ सही है, एसएसटी नहीं है कि बस देख के घर चले गए। देखो 2 6 12 0, 2 5 10 0, 2 7 14, 2 5 10, फिर 2 से 2 3 6 0, 2 2 4, 2 5 10, ये तो 75 रहेगा। फिर 2 से 2 1 2 5 फिर 25 और ये 75। अब 3 से जाएगा 3 5 15, ये तो जाएगा नहीं 3 से, 3 2 6, 3 5 15, फिर 5 से जाएगा 5 1 5 5 5 25 5 5 25। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 2 8, 5 5 25, 25 इंटू 3 75 हो गए। 75 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40, 56 60, 600 आ गया। कितना आ गया आपके पास, 600। तो 600 सेंटीमीटर आ गया, जो हमें इतनी लेंथ चाहिए। फाइंड द लीस्ट लेंथ, कम से कम बताओ, सो दैट फेंस दैट कैन बी मेजर्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब ऐसा जिससे सब डिविजिबल हो जाए, मतलब 120 के टेबल में भी आए, 100 में भी आए, 150 में भी आए, ऐसा कोई नंबर बताना था, जो कि हमने बता दिया। अब कह रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स ईच रॉड विल बी यूज्ड, एक रॉड को कितने टाइम्स यूज करेंगे टू मेजर द लेंथ ऑफ द फेंस। मतलब इसके हम 600 का मेजर करना है, तो अगर मैं फर्स्ट रॉड की बात करूं जो कि 120 सेंटीमीटर की है ना, तो उस केस में मुझे कितना यूज करना पड़ेगा उसको, 600 अपन में 120 कर दो, 5 बार, मतलब 5 इस रॉड से अगर मैं नापूंगा 600 मीटर की फेंस को, तो मुझे 5 टाइम्स उसको यूज करना पड़ेगा। ये मुद्दा था जो मैंने इस क्वेश्चन को कराया, वरना तो इजी है, लीस्ट लिखा है, एलसीएम निकालना है। सेकंड वाली रॉड जो है वो कितनी है, 100 मीटर की, तो उसमें 6 टाइम्स यूज करना पड़ेगा उसको, ठीक है। और थर्ड वाली रॉड कितनी है, आई थिंक ये 4 बार हो जाएगा, 15 4 होता है ना 60। तो ये कंसेप्ट था, मतलब लाइक पहले के टाइम पे एलसीएम एचसीएफ लीस्ट और मैक्सिमम के बच्चे निकाल देते थे, पर 2025 में थोड़े से उन्होंने हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड करे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेवल 2 के क्वेश्चन से। देखिए
लेवल 1 तक हमने लास्ट क्लास करे थे, कहाँ से यहाँ तक। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि a, पहली बात तो ये a की पावर b लिखा हुआ है, a की पावर b इज इक्वल टू 32। नाउ कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालनी है, देन यू हैव टू फाइंड b की पावर ab। अब उसको छोड़ो, पहले इसको देखो कि मैं 32 को कैसे लिख सकता हूँ। 32 को अगर आप एलसीएम लोगे तो ऐसे तो बच्चों को पता है कि ये 2 की पावर 5 होता है, फिर भी अगर आपको नहीं लगता तो हम इसका एलसीएम करके देख लेते हैं, जो कि आ गया 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर 5 हम लिख सकते हैं इसको 32। तो यहाँ पे ए हो गया ऑन कंपेयरिंग, आप समझ रहे हो कि अब देखो ना, ये ए हो गया आपका 2 और बी हो गया आपका 5, ये सुनो हो गया ना, बस ए हो गया 2 और बी हो गया 5, ठीक है। अब आगे b कितना दे रखा है, b की पावर ए बी कितना दे रखा है 5 और a कितना दे रखा है 2, b कितना दे रखा है 5, तो 5 की पावर 5 2 जा 10, तो ये आ गया 5 की पावर 10, खत्म क्वेश्चन। कितना इजी था, थोड़ा यूनिक है इसलिए लेवल 2 में रखा है हमने, बाकी है इजी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बढ़े आगे चलो। ऑडियो वीडियो सवारी रिकॉर्ड हो रही है। अगला कह रहे x की पावर ए बी का क्यूब, y की पावर ए क्यूब बी, ए एंड बी आर प्राइम नंबर, HCF एंड x एंड y माइनस LCM ऑफ x एंड y। बिल्कुल सिंपल है, ये हमने पहले भी करा लेवल 1 में कि HCF LCM ट्रिक के थ्रू कैसे निकालते हैं, फिर समझेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। सबसे पहले LCM की बात करें तो इन दोनों का LCM क्या होगा, LCM क्या होता है बड़ा वाला, जैसे मान लो ये a है, यहाँ पे a क्यूब है, तो a क्यूब विल बी LCM क्योंकि a उसके अंदर इंक्लूड होता है। बच्चा पूछता है क्यों, तो मैं उसको जवाब में देता हूँ कि बेटा 2 और 4 का LCM क्या होगा 4, बिकॉज 2 4 के अंदर इंक्लूडेड है, समझो इसी वजह से यहाँ पे कंसेप्ट लगा। अच्छा b क्यूब और b में से क्या LCM होगा, b का क्यूब, ओके की रिपोर्ट है। HCF कैसे निकाले, कॉमन, a क्यूब और a में क्या कॉमन है, a कॉमन है, b क्यूब और b में क्या कॉमन है, b कॉमन है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि HCF ऑफ ए एक्स एंड वाई मतलब ए बी माइनस ए क्यूब बी क्यूब, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ऑप्शंस, आंसर तो यही है आपका, ऑप्शंस को थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। एक बार पहले मैं ऑप्शंस को चेक भी कर लेता हूँ, कहीं गलत ना लिखे ऑप्शंस। कौन सा क्वेश्चन है, 13 है ना, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन सारे, आंसर भी आ जाएगा। हम सबसे पहले इसको ए बी को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझ में आई बात। पर सर अभी भी ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि सर यहाँ पे तो ए बी अंदर, इसलिए मैंने चेक करा MCQ में, हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन गलत हो क्योंकि यहाँ पे पिछले क्वेश्चन एरर था ना, तो ये पर सही है। अब ये भी नहीं हो रहा, अब ये देखते हैं कि मतलब अभी तक तो नहीं दिख रहा, अभी हम और स्टेप करते हैं। क्या मेरे भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर, यस और नो लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। समझ रहे हो, आंसर आया ये, यहां तक तो कोई ट्विस्ट नहीं था, इसके आगे ट्विस्ट आया। ये दिल्ली के पेपर में आया 2025 में, दिल्ली के पेपर में तो पता है ना 2025 में पेपर मुश्किल आए थे। ए भी कॉमन आया, 1 बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा, फिर ए मतलब 1 का स्क्वायर प्लस माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, आंसर आ गया आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रॉपर्टी लगा दी ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब ये MCQ में तो डिपेंड करेगा ना, ऑप्शन नहीं मिल रहे तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, नोट कर लो उसको, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका ये, x एंड y दे रखा है प्राइम नंबर, इफ LCM देन m प्लस n क्या होगा। मैं पहले इस क्वेश्चन को देख लूँ, 14 क्वेश्चन, ठीक है, n m2, ठीक है। आगे ये आपको दे रखा है b की पावर 4 है ये, ठीक है, ये आपका है ये a का क्यूब, b की पावर 4 और c का क्यूब, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ m प्लस n, x एंड y है, LCM हमें पहले निकाल लेते हैं हम LCM ना इसका। अगर मैं इन दोनों का LCM निकालूं तो क्या आएगा, मतलब LCM x और y, क्योंकि उसके आगे की वही कहानी है। तो क्या होगा देखो, a स्क्वायर और a क्यूब में LCM क्या होगा, बिल्कुल सही a क्यूब, बोला करो b क्यूब और b की पावर m में LCM क्या होगा, b की पावर क्यूब मान लो, ठीक है। एक सेकेंड देखो, अब यहाँ पर डिपेंड करता है, देखो b की पावर क्यूब और ये b की पावर m है। अब अगर m
3 से कम हुआ तो b की पावर 3 एलसीएम होगा, बट अगर m 3 से ज़्यादा हुआ तो वो हो जाएगा। अगर आप आंसर में देखो कि एलसीएम दे रखा है इनका, तो आंसर में क्या दे रखा है, b की पावर 4, मतलब b की पावर 4 होगा इस क्वेश्चन में। तो हम इसीलिए ये लेट करेंगे कि ये जो m है ना ये 4 है, इसलिए यहाँ पे b की पावर m। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझो, मैं फिर बता रहा हूँ, b की पावर 3 और b की पावर m में एलसीएम क्या होगा, कंफ्यूजन है सर, m पता ही नहीं ना क्या है ना। तो अगर हमें आंसर दे रखा है एलसीएम में b की पावर 4, मतलब क्या है कि इस जगह b की पावर 4 होगी ना, तभी तो एलसीएम b की पावर 4 आया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि ये तो 3 है। अच्छा, इसकी जगह तो 4 रहा होगा ना, b की पावर 4 रहा होगा, तभी तो b की पावर 4 एलसीएम में आया हुआ है। तो फिलहाल अगर हम इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो b की पावर m होगा, ताकि m की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर पाएँ, क्योंकि m की वैल्यू निकालनी भी तो है ना हमें। वैसे m नहीं लेंगे तो m की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये भी एक रीज़न हो सकता है। c की पावर n एंड c की पावर 2, तो देखो क्यूब दे रखा है c की पावर, और n हमें लेना भी है तो c की पावर n। अब एलसीएम दे कितना रखा है इसका, a की पावर 3, b की पावर 4 और c की पावर 3, तो m हो जाएगा 4 और n हो जाएगा 3। बात समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में यूनिकनेस है। तो कह रहे हैं कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n, तो 4 + 3 कर लो तो हो जाएगा 7। ये 2025 में आया होगा, पक्की बात है, ईयर नहीं लिखा इसका। समझ गए ना बात? कुछ में भाई यही ट्रिक थी, हमने b की बार m को ले लिया बिकॉज हमें आंसर में दिख गया कि वो बड़ा है 4, है ना, और m और n हमें लेना ही है ताकि हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर पाएँ और m और n की वैल्यू निकाल पाएँ। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका डन। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं रूट 0.4 इज एन नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर। तो सबसे पहले बच्चों को देखते लगेगा, एक बार मैं आपको ना समझा देता हूँ, देख, क्योंकि आप बच्चों को तो आंसर वैसे पता लग जाता है। तो ऊपर तो मेरे भाई 2 आ जाएगा, नीचे रहेगा रूट का 10, जो कि क्या होगा, इरैशनल नंबर। देखने से लगता कि 0.4 तो ये 0.2 बना देगा, नहीं, 0.2 बनाने के लिए 0.04 का होना जरूरी है, समझ गए, ताकि वो नीचे 100 जाए और वो ऊपर 2 बने, नीचे 10 बने, तो 0.2 ऐसे। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज एन इरैशनल नंबर बिकॉज इसके अंदर डिनोमिनेटर में रूट है, वो जिंदा ही रहेगा, उसको हम कुछ कर नहीं सकते। क्लियर? इरैशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं। ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। इनमें से कौन सा 8 का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता, मतलब अगर मैं 8 के टर्म्स में लिखूं तो 2, 4 और 6 आ सकते हैं ना, पर 0 नहीं आ सकता। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि 0 आने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 और 5, पर 8 के फैक्टर्स में 2 और 5 नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा अलग दिख रहा है आपको, पर वैसा है नहीं, इसमें बिल्कुल वही है, कंसेप्ट वही लगेगा, भले यूनिट डिजिट लिखा है बट कंसेप्ट वही लगेगा कि 8 की पावर n अगर है तो उसके अंदर क्या यूनिट डिजिट नहीं हो सकती, तो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 8 के में फैक्टर्स 2 और 5 नहीं है। बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा लोड मत लो दिमाग को, 0 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। कह रहे हैं इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कोप्राइम नंबर इज 553, अगर 2 कोप्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो 553 है। अच्छा, कोप्राइम नंबर होते क्या है? कोप्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता कॉमन। कोप्राइम याद है, वो इरैशनैलिटी में भी करा था चैप्टर 1 में हमने, है ना, कि कोप्राइम नंबर का मतलब क्या है, ऐसे नंबर जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। तो कह रहे हैं प्रोडक्ट दे रखा है उन दोनों का, अब हमें HCF निकालना है। यार फॉर्मूला क्या कहता है, अगर मैं फॉर्मूले वाइज भी आपके लिए दिमाग लगवाऊँ तो फॉर्मूला क्या कहता है, LCM × HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे रखा है, HCF निकालना, तो LCM गिवन करते हैं। अब LCM तो है ही नहीं, ना निकाल सकते। अब LCM भी नहीं है, HCF भी नहीं है, कैसे निकलेगा? तो निकलेगा दिमाग से, कॉमन सेंस से। क्या कह रहे हैं, 2 कोप्राइम नंबर हैं, उसका HCF बताओ। यार कोई से भी 2 कोप्राइम नंबर ले लो, HCF उनका 1 नहीं होगा, क्योंकि कोप्राइम नंबर होते ही वो हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना बात? ऐसे 2 नंबर जो कोप्राइम है उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, तो HCF क्या होगा, 1। बिल्कुल सिंपल। बात समझ में आई? 553 ना भी देते ना, मैं सिंपल पूछूं, देयर आर 2 कोप्राइम नंबर, मैं बता नहीं रहा कौन से, उनका HCF क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि उनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलो अगला। कह रहे हैं इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इतना एंड देयर HCF इतना, तो LCM ये होगा क्या,
तो एक बार वेरीफाई कर लो, ए इंटू बी, वैसे तो ये ईजी है, और एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसको एक बार वेरीफाई करो, खुद करो उसको। चलो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दे रखा है 5780, और एलसीएम कितना दे रखा है आपको 340, और एचसीएफ कितना दे रखा है 17। करो उसको, चेक करो, चेक मल्टीप्लाई करो, चेक करो कि क्या ये सही है। बिल्कुल सही है, 340 को 70 में मिला रहे हो तो 5780 ही आएगा। तो असर्शन इज ट्रू। रीजन में क्या कह रहे हैं, क्या एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम? क्या एचसीएफ जो होगा वो एलसीएम का एक फैक्टर होगा? बिल्कुल। मैं ना इस एग्जांपल समझा सकता हूँ, एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, समझते हैं। इस लाइन की वजह से ये लेवल 2 में आया, वरना ऊपर वाला तो असर्शन बहुत ईजी है। कह रहे एचसीएफ क्या हरदम एलसीएम का एक फैक्टर होगा? पहले हम एलसीएम एचसीएफ लेके देखते हैं। मान लो 2 और 3 है, ये चलो एक काम करते हैं, 2 और 6 है, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि 2 उसके अंदर इंक्लूडेड है, और एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। तो क्या एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होगा? मतलब अगर मैं एलसीएम के फैक्टर्स लूँ तो 2 और 3, तो एचसीएफ उसका फैक्टर होगा ही ना, ये हरदम होगा। समझ रहे हो? क्योंकि एलसीएम एक बड़ा सेट है, तो एचसीएफ एक छोटा है नंबर, तो वो उसको फैक्टर्स में आएगा ही आएगा। अब इसमें भी देख लो, एचसीएफ क्या है 17, तो वो एलसीएम का फैक्टर होगा। इसके फैक्टर्स करोगे तो 17 2 34 होता है ना, उस तरीके से, ठीक है। तो ट्रू। बट आप ये नहीं कह सकते कि रीजन इज करेक्ट, है ना। मतलब इसका रीजन ये थोड़ा है, लाइक ये जो फॉर्मूला है इसका रीजन तो ये फॉर्मूला है ना। एक क्वेश्चन भी आता है जिसके असर्शन में रीजन लिखा होता है, रीजन में फॉर्मूला लिखा होता है, तो उसमें असर्शन इज एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। पर यहाँ नहीं होगी, यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बी ऑप्शन, क्योंकि दोनों ट्रू हैं पर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, या फिर एक दूसरे के रीजन्स नहीं है। क्लियर है? चलो ये हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कह रहे हैं 2 नंबर आर इन रेशियो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 2 नंबर रेशियो में है 4:5, एचसीएफ दे रखा है इतना। सबसे पहले कोई भी चीज रेशियो में होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो उसको हम 4x और 5x लिख सकते हैं, पीछे x लिख सकते हैं, है ना। तो हमारा a हो गया 4x और b हो गया 5x, 2 नंबर हमारे ऐसे आ गए। अब इन दोनों का एचसीएफ दे रखा है, अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालूं, छोड़ भूल जाओ कि दे रखा है एचसीएफ, अगर मैं a और b का निकालता हूं तो 4x और 5x का एचसीएफ कितना आएगा? x, एचसीएफ मतलब कॉमन, तो 4x और 5 में से कॉमन क्या है? x। बट हमें एचसीएफ दे कितना रखा है? एचसीएफ दे कितना रखा है? 11, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। बात समझ में आई? आप बोल सकते हो ना, या तो ऐसे लिख सकते हो थोड़ा और रिप्रेजेंट करना, तो भाई एचसीएफ दे कितना रखा है? 11, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 11। अब क्या एलसीएम निकालो। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो आप इसको वैल्यू को पुट करो और a और b निकालो, फिर उसको एलसीएम निकालो, बड़ा मेथड है। अब सोचो कि आपका एलसीएम इनसे ही निकालना है, इन दोनों से, तो कैसे निकालोगे? 5 4 जा 20, और x और x का एलसीएम क्या होगा? x। 5 4 जा 20, और x और x का एलसीएम क्या होगा? x, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है? x है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब यहां पे आप पुट कर दो x की वैल्यू 220, एलसीएम क्या आ गया? 220। बात समझ में आई? क्या कहना चाह रहे हैं हम? दोबारा समझा देता हूं। 2 नंबर दे रखे रेशियो में बेटा, अब इसके अंदर a आपको 4x और 5x ले सकते हो, यहां तक क्लियर है? पक्का? क्योंकि रेशियो में हम ऐसा ही लेते हैं। फिर इनका एचसीएफ अगर मैं निकालूं खुद तो क्या होगा? इन दोनों में कॉमन क्या? x है, तो x एचसीएफ आ गया, बट हमें एचसीएफ दे रखा है, तो बाय दिस x की वैल्यू हो गई 11। अब अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले, जो कि बोला है इन्होंने, तो मैं अगर इन दोनों का एलसीएम लूं तो x तो कॉमन है, और जो कॉमन नहीं होता उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 जा 20, तो 20x आ गया एलसीएम। x के लिए सब्स्टिट्यूट कर दिए, 220 आ गया एलसीएम। ठीक है, समझ में आया? ठीक नहीं है तो एक और क्वेश्चन इसकी जैसा ही है, इसको नोट कर लिया। आगे देखो, ये सेम ऐसा ही है, बस के अंदर एलसीएम की जगह एचसीएफ, मतलब आपकी बार एचसीएफ निकालना है, उसमें एचसीएफ गिवन था। एक बार वीडियो पॉज करके खुद करेंगे एंड देन वापस वीडियो पे आएंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, कह रहे हैं 2 नंबर्स आर इन रेशियो 2:3, तो मतलब 2x और 3x हो जाएगा। भाई अपने आप कर लो, अभी भी बस वीडियो देखे जा रहे हो। 2x और 3x, अब इन दोनों का एलसीएम हम निकालते हैं, दे रखा है, छोड़ो निकालते हैं। तो x और x होता है, 3 2 जा 6, तो 6x एलसीएम होगा इसका। बट हमें एलसीएम इसका दे रखा है कितना? 180 इक्वल टू 6x, तो 180 अपॉन में 6 30, x के लिए कितनी आ गई?
ठीक है। अब अगर मैं HCF निकालना चाहूँ, क्योंकि जो मुझे निकालना है इन दोनों का HCF क्या होगा, x होगा, पर x दे कितना रखा है 30, तो सिंपल 30 आ गया, HCF खत्म। समझ गए। अगर उन्होंने एलसीएम गिवन होगा तो सबसे पहले मैं एलसीएम निकालूंगा और उसमें से x की वैल्यू, फिर आगे। समझ गए। ऐसे ही पिछले वाले में भी था। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2023 में आया हुआ है, ये दिल्ली वाला ही सेट है, 4 वाला दिल्ली वाला सेट होता है, अरे 2025 में आया हुआ है, समझ रहे हो। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है पीवाईक्यू में, तो लगातार सालों में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत। समझ में आई बात। हट के हैं थोड़े क्वेश्चन ना, मुश्किल नहीं है, थोड़े अपने एनसीईआरटी के लेवल से हट के हैं। तो लेवल 2 में ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं आगे। कह रहे हैं ना, वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। एक वर्कशॉप है, उनमें से इंग्लिश के 36 टीचर्स हैं, हिंदी के 60 टीचर्स हैं और साइंस के 84 है। फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच रूम नंबर ऑफ सेम सीटेड, मतलब हर एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के टीचर्स को रखना है। मेन पॉइंट क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, इसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो उसके अंदर देखते हैं वर्ड, जिसकी वर्ड आया मिनिमम तो हम आंखें बंद करके निकाल देते हैं एलसीएम, वर्ड आया मैक्सिमम तो हम आंखें बंद करके निकालते हैं एचसीएफ। पर मेरे भाई सीबीएसई थोड़ी आगे निकल चुकी है आपकी ये बेसिक सोच से। आपकी सोच गलत नहीं है, पर सोच में थोड़ा मोल्ड है। जैसे कि मिनिमम वर्ड को नहीं, मिनिमम फीलिंग को देखते हैं। मतलब हम वर्ड पे नहीं देखते, फीलिंग पे देखते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। अगर मुझे, और क्या निकाल रहे हैं कि फाइंड करना है कि एक रूम में कितने टीचर्स होंगे, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं, ठीक है। अगर मुझे कम से कम रूम लेने हैं तो एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ठहराना पड़ेगा, ज़्यादा टीचर्स को मतलब रुकवाना पड़ेगा ना। लाइक 3 अलग अलग हमारे पास ग्रुप्स हैं टीचर्स के, अब मुझे उनको रूम्स में रुकवाना है, वर्कशॉप हुई है, मुझे कम से कम रूम लेने हैं, उसके लिए मुझे एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को भरना पड़ेगा। तो एट द एंड जो फीलिंग आ रही है वो है ज़्यादा से ज़्यादा की। मतलब अगर मेरे को ये निकालना है कि एक रूम में कितने टीचर्स रहेंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं पता लगेगा तब तक रूम्स नहीं पता लग पाएंगे। मतलब मुझे अभी क्या निकालना है कि एक रूम में कितने टीचर्स होंगे, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, HCF। क्या निकालना पड़ेगा, HCF, क्योंकि फीलिंग क्या आ रही है, HCF क्या आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2026 में नहीं 2024-25 बहुत बार आया हुआ है ये। तो हम सबसे पहले इन तीनों का क्या निकालेंगे, HCF, क्योंकि फीलिंग किसकी आ रही है, मैक्सिमम की। दोबारा बता रहा हूँ, अगर मुझे मिनिमम नंबर ऑफ रूम, मतलब कम से कम रूम लेने हैं, उसके लिए मुझे एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को रुकवाना पड़ेगा, है ना। अब मैं एक टीचर को एक रूम दे दूंगा तो कितने सारे रूम होंगे, मैं करूँगा एक रूम में 4-5 टीचर को भर दूंगा ताकि रूम्स कम से कम लेने पड़े। समझ गए। तो एट द एंड फीलिंग क्या आ रही है कि एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा के लिए हम HCF लेंगे। अपने आप अब वीडियो को पॉज करो और HCF लो उसका। ठीक है, तो अब इसमें कॉमन क्या है, 2 2 2 2 कॉमन आ गया, फिर ये भी 2 कॉमन है, तीनों में आ रहा है, ओके जी है। 3 भी कॉमन है, ओके है, बस यही कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं। 12, तो 12, तो मतलब एक रूम में हम 12 टीचर्स को ठहराएंगे। भाई बड़ा होगा रूम यार, ऐसे जज मत करो तुम क्वेश्चन को यार। तो अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, मिनिमम नंबर कितने रूम चाहिए होंगे। तो पहले हम देखते हैं इंग्लिश के टीचर को ठहराने के लिए, क्योंकि लाइक मिक्स नहीं कर सकते, एक रूम में सेम सब्जेक्ट के टीचर्स रहेंगे। तो इंग्लिश के टीचर्स के लिए रूम्स अगर निकालें तो इंग्लिश के लिए अब देखो 36 टीचर्स हैं, तो 12 एक टीचर में रहेंगे तो 3 हो जाएंगे ना, 3 रूम्स लगेंगे इंग्लिश के टीचर्स को। एंड देन हिंदी के टीचर्स को देखेंगे हम, तो 60 टीचर्स हैं, 12 रूम चाहिए, मतलब एक रूम में 12 लोग हैं तो 5 रूम चाहिए होंगे हिंदी के टीचर्स को। और साइंस के टीचर्स को 84 है अपन में 12। अब डिवाइड कर लो उसको और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी करो उसको। खुद भी कर लिया करो कुछ भाई, सब कुछ बस वीडियो देखते रहते हो आके, बस वीडियो देखनी है, नोट नहीं करना कुछ भी, अपने आप नहीं करना कुछ भी, खुद करना चाहिए था क्वेश्चन आपको जब मैंने आपको HCF बता दिया था तो। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ रूम्स निकाल लो आप, इसमें कितने होंगे, 15। ठीक है, तो 15 रूम्स हमें मिनिमम चाहिए होंगे इन सब टीचर्स को रुकवाने के लिए। क्लियर है जी, आगे बढ़े। देखो
वही वर्ड प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक। ये लेवल 2 में कितने क्वेश्चन बचे हैं? अब 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, लेवल 2 को करते हैं पहले। देखो, कहना है 3 sets physics, chemistry and mathematics books are to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise, मतलब एक स्टैक में एक सब्जेक्ट वाइज ही हो, मिक्स ना हो, एंड द हाइट ऑफ द ईच स्टैक इज सेम, और हाइट सेम रहे, हर बुक की हाइट सेम है। द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स आर इतनी, मतलब फिजिक्स की 144 बुक्स हैं, यहाँ लिख देता हूँ ताकि फिजिक्स की 144 बुक्स हैं, कैम की 180 बुक्स हैं, और मैथ्स की 192 बुक्स हैं। Assuming that the books are same thickness, determine the number of stacks chemistry maths books are। number of stack का मतलब number of bundles, कितने बंडल बनेंगे, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? बुक्स हैं, हम बुक्स का ना बंडल बनाते हैं ताकि उठाने में इजी रहे। अब ये कहना है इसमें कितने बंडल्स बनाऊंगा मैं, नंबर ऑफ बंडल्स, ठीक है। अब इसके लिए भी वही तरीका लगेगा। देखो, एक बात बताओ, आप 4 बुक्स का बंडल बनाओगे, 10 बुक्स का, वैसे बता 10 बुक्स का बनाओगे, मतलब ये ट्राई करोगे कि एक स्टैक में, एक बंडल में ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रहें, सो दैट आपके पास बंडल्स कम बने और इजीली रहे कैरी करना, है ना। बट ये भी बात है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए ना कोई बुक बच जाए, इसके आपने 10 बंडल बना लिए इसके, अब यार 5 बुकें बच गई तो उसमें मिक्स कर दे, नहीं, क्योंकि सब सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए। तो समझ लो कहीं ना कहीं सेम लॉजिक लग रहा है कि मुझे निकालने तो नंबर ऑफ बंडल्स हैं, पर उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि एक बंडल में कितनी बुक्स हैं, और एक बंडल में कितनी बुक्स होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब अगर हम बंडल्स बना रहे हैं बुक्स के, तो हमारा क्राइटेरिया वही रहेगा जो रूम्स में रहता है कि एक बंडल में ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को रखना है। तो अंत में HCF निकालना पड़ेगा, किसके अंदर मिनिमम मैक्सिमम दोनों ही वर्ड नहीं है, मेरे को नहीं दिख रहा कहीं मिनिमम और मैक्सिमम वर्ड, है ना। बस हमें ये दिखा है कि क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टैक्स, तो मतलब बंडल्स निकालने हैं, और उसके लिए मुझे पहले HCF निकालना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ बंडल्स, इसके नंबर ऑफ रूम्स निकालता ना बाद में, ऐसे यहाँ पे भी होगा। तो सबसे पहले HCF निकालते तीनों का। बेटा प्लीज़ वीडियो को पॉज करो और अपने आप करो, ठीक है। 192, ऐसे पिछले सालों में भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं, बट वो नहीं करा रहा मैं, ये करा रहा हूँ क्योंकि ये फ्रेश है एकदम, इसमें वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और एक्स्ट्रा ही है इसमें ज़्यादा। चलो 2 7 14 2 2 4, अपने आप कर लो भाई, मैं फिर कह रहा हूँ तुम मूवी देखने लग जाते हो। ये तो कर सकते हो अपने आप, इसे तो समझाने वाली बात ही नहीं है। 192 ही है ना भाई, हाँ। ठीक है, तो अब इसमें निकालते हैं HCF। HCF क्या होगा, 2 तो है ही, और फिर 2 भी है, और फिर 2 नहीं है यार, 3 है, सेम हो गया इसमें भी भाई, क्योंकि अब 3 इसमें है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 नहीं है, अब तो 12 ही हो गया इसमें भी। तो मतलब एक बंडल में, एक स्टैक में हम लोग 12 बुक्स को रखेंगे। तो अब इसको निकाल लो कितने बंडल्स होंगे इसमें। तो फिजिक्स के इतने बनेंगे 12, कि 12 जब 144 होता है ना, और इसको भी 12 से डिवाइड करो, इसको भी 12 से डिवाइड करो, कर लो उसको अपने आप, 12 मैं भी कर लेता हूँ, 15 होंगे इसमें। 12 72 16 बंडल्स होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि इतने हमें नंबर ऑफ स्टैक्स चाहिए होंगे इंडिविजुअल के। अब इनको प्लस कर दो तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स आ जाएंगे आपके पास। देख लेता हूँ एक बार मैं, 5 6 7 12 13 1 2 3 4 43 स्टैक्स चाहिए होंगे हमें। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स, इसमें इंडिविजुअल बोला गया है तो फिजिक्स के इतने और उसके उतने इकट्ठे, तो 43 चाहिए होंगे, ठीक है। इसमें देखो ना, फिजिक्स के ही मतलब 12 एक ऐसा नंबर है जो सबसे डिवाइड हो पा रहा है, कॉमन है, इससे तो हमने HCF निकाला ना, है ना। उसकी वजह से तो हमें पता लगी भाई फिजिक्स की 12 बनेंगे तो कोई बुक बच नहीं रही है, तो उनका जो मोटिव था वो भी पूरा हो रहा है ना, कि भाई एक स्टोर्ड वाइज होना चाहिए और हाइट ईच होनी चाहिए, क्योंकि हर स्टैक में जब 12 बुक्स हैं तो हर स्टैक की हाइट भी सेम होगी, क्योंकि हर बुक की हाइट सेम है ना, मोटी पतली नहीं है बुक। दिमाग लगाओ, इतना दिमाग ना भी लग पा रहे तो जो मैं शुरुआत में बता रहा हूँ कि भाई नंबर ऑफ रूम्स है, नंबर ऑफ स्टैक्स हैं, ये सब तो कॉमन हो गया ना यार, ठीक है। चलो अब इसको कर लो अपने आप, समझ के आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है, कह रहे हैं कि द ट्रैफिक लाइट, 3 ट्रैफिक लाइट से बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एक हर 45 सेकंड्स में बदलती है,
एक 75 सेकंड में बदलती है, एक 60 सेकंड में बदलती है। इफ दे चेंज टुगेदर एट 5 AM, मतलब 5 बजे इन्होंने एक साथ बदली थी। अब ये दोबारा कब इकट्ठे बदलेंगी, तो टुगेदर जब वर्ड आता है तो क्या निकालते हैं, एलसीएम। ये मैंने लिखवा रखा है आपको, तो हम एलसीएम निकालेंगे इन तीनों का इकट्ठे। अब अगर अब एलसीएम भी निकालना है तो हम इकट्ठे ही निकाल देंगे, है ना। देखो तो 45, 75 और 60, तो 2 के टेबल में तो नहीं आता, 45 भी रहेगा, 75 भी रहेगा और ये 30 हो जाएगा। फिर 2, 45, 75 और 15। अब तो 3 बन जा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 25 और ये 5। फिर 2 बार 5 आ जाएगा, एक बार 5 5 बन जा, 5 5 25, 5 बन जा, फिर एक बार 5 आ जाएगा, 5 बन जा, 5 बन जा, 5 बन जा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 5 4 जा 5 5 25, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100 और ये 900। तो 900 सेकंड्स के बाद ये बेल बजेंगी। अब 900 सेकंड को आप किस में कन्वर्ट करोगे, मिनट में। ठीक है, तो इसको अगर आप मिनट में कन्वर्ट करो तो मिनट में कन्वर्ट करने 60 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0, 15 मिनट कि 15 6 जा 90 होता है, ये भी कैलकुलेशन सही है ना। 15 से चले जाएगा, सही कर रहा हूँ ना मैं, एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा। 18 आ रहा था मुझे याद है जितना। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0, हाँ 15 ही तो आएगा। 15 मिनट बाद 90, ठीक है, 15 मिनट बाद ये क्या करेंगे, इकट्ठे बजेंगे। तो मतलब अगर 5 बजे ये इकट्ठे बज रहे थे तो अब कितने बजे बजेंगे ये, 5:15 पे। क्या लिख देना, सो एट 5:15 विच मीन्स आफ्टर 15 मिनट्स दे विल चेंज टुगेदर। ये लाइन अपने आप लिख लेना, ठीक है। आफ्टर 15 मिनट दे विल टोल टुगेदर। पहले हमें सेकंड्स निकाले टोटल, तो ये 900 सेकंड के बाद आप थोड़े लगेंगे 5:09 सेकंड, उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने उसको डिवाइड कर दिया 60 से और मिनट में कन्वर्ट मारा, 15 सेकंड आंसर आ गया, 15 आपने यहाँ लिख दिया। क्लियर, बात समझ में आई। अब अगला एक ये क्वेश्चन है, एक और इसके साथ ही मैं करा दूंगा, रूट पी प्लस रूट क्यू वाला। ठीक है, इसमें ये गिवन होता है √10 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर गिवन आया तो क्या करना है, गिवन नहीं आया तो क्या करना है, मैं आपको दोनों बता देता हूं। देखो बाई चांस अगर गिवन नहीं था तो आप कुछ मत करो, आप √2 को इंडिविजुअल रैशनल प्रूव करो और √5 को इरेशनल प्रूव करो इंडिविजुअल। ठीक है, और आप बोल दो इन दोनों का माइनस तो इरेशनल हो गई। ठीक है, कि नहीं, एक को तो करना ही पड़ेगा, बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, सैंपल पेपर में आया हुआ इसलिए इसके पीछे लिखा नहीं हुआ, पर पेपर में लिखा आएगा, क्योंकि पेपर में आता 3 नंबर में लिखा आएगा। तो क्या लिखा आएगा, √10 इज इरेशनल। ठीक है, अब इसको करना कैसे है कि मैं इसके तरीके से ही बता रहा हूं क्योंकि यही आता है पेपर में। तो चलो हम क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट √2 माइनस √5 इज इरेशनल, सॉरी रैशनल, एज्यूम करना है रैशनल। अब अगर ये रैशनल है तो मैं लिख सकता हूं √2 माइनस √5 इज P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, अब यहां पे दोनों ही रूट हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने बताया बच्चों को। एक होता है जो रूट के साथ अपने भाई बहन को लेके आता है, उसमें क्या करते हैं, सेपरेशन रूल, मतलब रूट वालों को सेपरेट कर देते हैं। और क्या थ्योरी लिखता है, इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल। और एक होता है जो इंडिविजुअल रूट में आता है, जिसकी √5 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, तो उसमें कोप्राइम के तरीके से करते हैं। विच मीन दैट इसमें कोप्राइम का तरीका नहीं लगेगा। क्या लगेगा, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, बिकॉज अब यहाँ पे रूट को सेपरेट करना होता है वैसे तो, पर यहाँ पे 2 रूट हैं तो इसलिए हम इसको पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो √2 प्लस √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर और यहाँ पे P अपॉन Q का होल स्क्वायर। तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। क्लियर, स्क्वायर से रूट कट गया 2 आ गया, स्क्वायर से रूट कट गया 5 आ गया, माइनस 2 √10। ठीक है, अब
ये हो गया आपका, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाया बिकॉज दो रूट थे हमें पर एक ही रूट चलेगा, तो उसके स्क्वायरिंग बोथ साइड लगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ गया आपका आंसर। अब इसमें हम क्या करेंगे, रूट वाले को सेपरेट करेंगे, मतलब जिसकी ये रूट 10 है तो ये जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर माइनस 7, ठीक है, और ये माइनस का 2 डिवाइड में आ जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन मतलब माइनस 1/2। इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना बिकॉज इसको बस हमने फ्रैक्शंस में दिखाना है ताकि हम अब यहाँ लिख पाएँ कि एज पी एन क्यू आर इंटीजर्स, जैसे हमने लेट करा था आपको इंटीजर्स है, तो आपका ये माइनस 1/2 पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 7 इज रैशनल। बट आपको गिवन क्या दे रखा है, ये रैशनल है, तो बट रूट 10 इज इररेशनल, तो रैशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल, आर एजम्पशन वाज रॉन्ग, आर एजम्पशन वाज रॉन्ग। तो हम यहां लिख सकते हैं कि सो रूट 2 माइनस रूट 5 इज इररेशनल, ये लिख लेना, जगह नहीं बची तो लास्ट में लिख देंगे रूट 2 माइनस रूट 5 इज इररेशनल। क्लियर है जी? बस ये आपने करना है, बात समझ में आई? तो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, मैं आपको यहां पर नोट करवा देता हूं, वो प्री बोर्ड में आया था एक साल में, तो वो इंपॉर्टेंट बन गया था क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई इसके तरीके का ही है, प्रूव दैट, स्लाइड में डालना था डाल नहीं पाया मैं, प्रूव रूट पी प्लस रूट क्यू इज इररेशनल, और गिवन दे रखा है पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, पी एन क्यू आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, दिख रहा है ना आपको? थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं उसको, अब दिख रहा है ना, पी एन क्यू आर प्राइम नंबर्स। अब आगे हम सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम वही करते हैं जो हम करता है, सेम तरीका है, यहाँ पी और क्यू है। लेट अस एज्यूम दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज रैशनल। इसके अंदर अगर ये रैशनल है तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे हम a अपॉन बी लिखेंगे, तो रूट पी प्लस रूट क्यू इज इक्वल टू a अपॉन बी, वेयर b, a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, a एंड b क्या है, इंटीजर्स है। आगे अब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड भी करेंगे बिकॉज दो रूट है और हम रूट को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, और यहाँ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दोनों स्क्वायर हो गया। अब हमारा प्रॉब्लम लग जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस 2 रूट पी क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? अब बस इसमें यार नंबर्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आप टेंशन मत लो, नॉर्मल तरीके से ही होगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू, ठीक है, पी भी माइनस में चला गया, क्यू माइनस में चला गया, रूट पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू। क्लियर? क्या समझ में आया कि पहले p माइनस में गया फिर q माइनस में गया, 2 डिवाइड में गया। अब हम यहाँ लिखेंगे कि एज ये रैशनल है ये इररेशनल है, तो वही कॉन्ट्रडिक्शन एज अराइजन, आर एजम्पशन वाज रॉन्ग, सिंपल। तो लिखेंगे एज ए बी एंड ए बी पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं, लाइन लिखनी पड़ती है, तो हाफ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू इज रैशनल, बट रूट पी क्यू इज इररेशनल। बट हियर इज अ कैच कि कहां लिखा है क्वेश्चन में रूट पी क्यू इररेशनल है, मुझे बताओ ना जरा। क्वेश्चन में तो लिखा है पी एन क्यू प्राइम नंबर्स हैं, ये थोड़े लिखा है कि पी एन क्यू रूट पी क्यू इज इररेशनल, उसमें तो साफ साफ लिखा था कि रूट 10 इज इररेशनल, है ना, इसमें थोड़ा लिखा हुआ है। इसीलिए हम लोग इसके अंदर बस थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्या कि मेरे भाई देखो, अगर पी और क्यू प्राइम नंबर्स हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। मतलब जैसे कि दो प्राइम नंबर को लेट करो, 2 और 3 दो प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई करके 6, क्या रूट 6 क्या होगा, इररेशनल तो होगा।
कोई भी नंबर ले लो आप, बड़े से बड़ा, 7 ले लो हैं और 2 ले लो, 7 और 3 ले लो, 7 3 21, 21 क्या बन पाएगा क्या? परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, वो रूट से बाहर आ ही नहीं पाएगा तो रैशनल रहेगा। तो आपको लिखना है कि रूट पी क्यू रैशनल होगा, सर रीजन लिख देना क्यों, क्योंकि पी एन क्यू आर प्राइम नंबर्स, बस पी और क्यू क्या है? प्राइम नंबर्स है, इसलिए रूट पी क्यू इज इररेशनल। बात समझ में आई? क्लियर है? अब आगे, तो आर एजम्पशन वाज रॉन्ग तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, लिख देना यार अब तो, अब रूट पी प्लस रूट क्यू इज इररेशनल, खल्लास। तो ये 2 यूनिक क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं, बाकी तो नॉर्मल एनसीईआरटी में हमने करे ही हैं, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस वाली वीडियोस देख लिया करो, अगर आपको वीडियो लगे नहीं सर इसमें डाउट तो पर्टिकुलर टॉपिक उठा के देख सकते हो वापस। ऐसा नहीं है कि भाई पीवाईक्यू करो तो एनसीईआरटी भूल जाओगे, ऐसा नहीं करना भाई, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं अब। नोट कर लो उसको, ये है क्वेश्चन भाई। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज इंक्रीज्ड बाय 20 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना। अब स्मॉलेस्ट बोला तो एलसीएम, फिलहाल 20 को भूल जाओ, इन तीनों को निकालो चुपचाप एलसीएम। क्या बोला मैंने कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, अभी 20 वाला रूल समझाऊंगा, पहले स्मॉलेस्ट वर्ड पकड़ा मतलब एलसीएम, तो एलसीएम निकालो उसका, चुपचाप निकालो, वीडियो को पॉज करो, तुरंत निकालो अपने आप। 6 2 6 12 75 निकालो भाई, 45 और ये 75, 3 3 6 18 है ना, 3 जा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 3 5 जा 20, सॉरी 3 2 जा 6 5 जा 15, ठीक है। फिर 3 से जाएगा 3 2 जा 6 3 5 जा 15, या 2 से भी जा सकता था ना, कोई नहीं, चलो 2 से आप भेज देते हैं, यहाँ पर 2 से भी जा सकता था ना, तो वो तो आ ही जाएगा वापस। 5 5 25 और ये फिर 5, बस ठीक है। अब अगर आप देखो इन सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है, और ये 5 5 25 और ये 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई कर लो, ये जाएगा 72 मल्टीप्लाई करके इनको, और ये जाएगा 25, 5 2 जा 10 7 35 36, 2 2 जा 4 7 2 जा 14, 1800 क्या आ गया? 1800। मतलब 1800 एक ऐसा नंबर है, एक ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो तीनों के टेबल में आ सकता है, मतलब समझ रहे हो, ये एक ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आ सकता है। अब कह रहे हैं कि व्हेन इंक्रीज्ड बाय 20 से जब हम ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं 20 से प्लस करूं तब वो डिविजिबल हो, तो इसमें से 20 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? 1780। तो मतलब 1780 इज अ नंबर जिसमें अगर मैं 20 प्लस करूं तो वो तीनों से डिविजिबल होगा। समझ में आई बात? क्योंकि एग्जैक्ट आंसर 1800 है, पर इन्होंने बोला एक ऐसा नंबर बताओ जिसमें मैं 20 प्लस कर पाऊं, तो 1820 माइनस कर दो। और देखो ना प्रॉपर्टी जो पूरा क्वेश्चन है उसमें जा भी रहा है ना ये कि 1780 नंबर्स में 20 प्लस करके क्या बनेगा? ये 1800, और वो तीनों से डिविजिबल तो होगा ही ना। क्लियर है? समझ गए? तो ये ट्रिक्स हम कर लेते हैं। हालांकि एलसीएम का मतलब अगर हम समझेंगे ना कि एलसीएम का मतलब क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल देखते हैं और उसमें देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों का मतलब डेप्थ में बहुत ज़्यादा है, पर फिलहाल आप वैसे ही इतना मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें तो हम ट्रिक से कर लेते हैं। क्लियर? चलो अब कह रहे हैं 3 फ्रेंड्स गो टू मॉर्निंग वॉक, दे स्टेप ऑफ टुगेदर एंड दे मेजर आर इतना इतना इतना, मतलब वो एक एक स्टेप्स को इतना मेजर कर रहे हैं, किसी का अलग अलग मेजर है। वट इज द मिनिमम डिस्टेंस दे शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स एंड 10 टाइम्स, मतलब कितना डिस्टेंस वो कवर करें जिससे वो एक कंप्लीट स्टेप्स में आ जाए, मतलब जिसके ऐसा नहीं हो कि मान ले मैंने कोई नंबर दे दिया भाई 1080 डिस्टेंस कवर करना है, तो कह रहा भाई मेरा तो टेबल में नहीं आ रहा वो, है ना, मतलब मैं क्या 15.5 स्टेप लूँगा क्या, समझ रहे हो ना, एग्जैक्ट आ जाए। तो उसके लिए हमें मिनिमम लिखा है तो एलसीएम निकालेंगे, तो चुपचाप तो देखो एलसीएम निकाल लो उसका, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, करा नहीं रहा, इसका एलसीएम निकालोगे जब आप, एलसीएम निकालना सिंपल, बस 10 टाइम्स जो भी आंसर आया आपका, जो आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ।
या इतना तो कर सकते हो ना आप, ठीक है। तीनों का एलसीएम निकालो, जो आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो डिस्टेंस होगा जो हर किसी में आ जाएगा। अगर इन्होंने नंबर ऑफ स्टेप्स पूछे नहीं है, अगर नंबर ऑफ स्टेप्स पूछते तो उसको इंडिविजुअली डिवाइड भी कर देंगे हम। मतलब 4808 आ रहा है मान लो एग्जांपल, तो आपने 48 से डिवाइड करो तो स्टेप्स आ जाएंगे, भाई इसने इतने स्टेप लिए होंगे, पहले दोस्त ने, दूसरे दोस्त ने, तीसरे दोस्त ने। फिलहाल ऐसे स्टेप्स नहीं निकालने, पर आपने बोला कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा तो एलसीएम ले लिया, फिर लास्ट में 10 टाइम्स बोला तो उसको 10 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 26 हो गया, 27 ये अच्छा क्वेश्चन, 28 आई थिंक, हाँ 27 लास्ट है लेवल 2 का, समझेंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन है ये, भाई रिपीटिंग है तो वही एक चीज़ अब रिपीट हो दिमाग में बैठी जाती है। कह रहे हैं नेशनल आर्ट कन्वेंशन हैज़ गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट ऑल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एक नेशनल आर्ट कन्वेंशन हो रहा है जहाँ पे हर कंट्री से बच्चे आ रहे हैं, जिसमें 60 बच्चे इंटरेस्टेड है म्यूजिक में, 84 इंटरेस्टेड है डांस में, एंड 10 इंटरेस्टेड है हैंडीक्राफ्ट में, ठीक है। फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज विश टू मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, मतलब कम से कम ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। और एक ग्रुप में सेम आर्ट फॉर्म के रहने चाहिए, तो हम बताइए फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। एक मुझे बात बताओ, फिर भाई मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, आपको मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप बनाने के लिए एक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रखना पड़ेगा। सेम लॉजिक तीसरी बार बढ़ा रहा हूं, अगर आपको कम से कम ग्रुप बनाने हैं तो एक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रखना पड़ेगा। यस और नो? रखना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो इसीलिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि पहले निकालेंगे HCF कि 60 हो गया, इसका एलसीएम 84 हो गया इसका, और फिर 108 हो गया इसका। क्लियर? चलो तो 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 5, और ये 3 5 जा और 5 1 जा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ठीक है जी, तो आपने निकाल लिया। अब आप निकालोगे HCF, तो देखो क्या क्या कॉमन है इसके अंदर, देखते हैं जरा। तो 2 2 और ये 2, तो 2 आ गया HCF, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये आ गया HCF, और फिर ये 3 ये 3 ये 3, वाकई तो इससे कुछ है नहीं। फिर वो यार आ गया, इसमें 12 आ रहा है यार, 12 ही देंगे यार बारी। तो 12 आ गया, मतलब एक ग्रुप में कितने लोग रहेंगे? 12 लोग रहेंगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, तो पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया 12, तो 12 स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। हर एक आर्ट फॉर्म में नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाने। तो पहले हम देखते हैं इसमें, भाई डिवाइड करेंगे म्यूजिक में, तो म्यूजिक में 60 बच्चे हैं और एक ग्रुप में 12 लोग हैं, तो 5 ग्रुप बनेंगे म्यूजिक के। फिर आपका है डांस 84, तो उसमें 7 ग्रुप्स बनेंगे, और फिर है आपका 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 हैंडीक्राफ्ट, इसमें 9 ग्रुप बन जाएंगे। एक जो 8 अपन में 12, तो उसमें बनेंगे 9 ग्रुप। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप बनाना, फाइनल नंबर ऑफ ग्रुप ईच आर्ट फॉर्म बता दिया हमने, ठीक है। अब हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ एक ग्रुप को एक रूम दिया, इफ ईच ग्रुप इज अलॉटेड 1 रूम, तो भाई जितने ग्रुप उतने ही रूम, तो उसको टोटल कर दो, 21 आ जाएगा आई थिंक। देखो 7 9 9 5 14 15 16 17 18 19 20 21 ही आ रहा है, याद है मुझे इसका आंसर 21 आएगा, ठीक है। तो 21 रूम्स हमें चाहिए होंगे और 21 ही ग्रुप्स बनेंगे। लेवल 2 हुआ समाप्त, अब लेवल 3 करते हैं। देख लो उसको, लेवल 3 में आई थिंक कितने क्वेश्चन हैं, एक बार उसको पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट ले लो जो करना है। और लेवल 3 में आई थिंक आप क्या हैं, बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं ना। देखो हम, हाँ देखो हम 27 पे तो हैं, 38 39 तक हैं, तो 10-12 क्वेश्चन बचे हैं बस। थोड़े हॉट्स के क्वेश्चन है ये, तो जिनके पास बेसिक मैथ्स है वो यहीं तक कर रहे हैं, जिन पर स्टैंडर्ड है वो आगे भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, चलो अब लेवल 3 के क्वेश्चंस करते हैं। कहाँ गए लेवल 3 के? ये रहे लेवल 3 के क्वेश्चंस, ठीक है भाई। यहाँ से चालू करना है, यहाँ से छोड़ा था, यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन धुरंधर क्वेश्चन है एकदम, 2026 के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। लेवल 3 में सारे हॉट्स के क्वेश्चन हैं। कह रहे हैं द सम ऑफ 2 नंबर्स इज इतना, 2 नंबरों का सम है 1 2 1 5, एंड इनका HCF दे रखा है 81। अब कितने पेयर्स हो सकते हैं ऐसे, मतलब ऐसे
पेयर्स का मतलब इसके अब लाइक दो नंबर्स होते हैं, तो दो नंबर के कितने पेयर्स हो सकते हैं, ऐसे कितने दो नंबर्स बन सकते हैं जिनका सम तो 85 1215 हो और उन दोनों का HCF 81 हो, मतलब ऐसे कितने पेयर्स बन सकते हैं। ठीक है, अब पहली बात, दो नंबर्स हैं जिनका सम क्या है, मतलब एक A है और एक B है, इन दोनों का HCF है 81 और इन दोनों का सम है 1215, ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं। फर्स्ट वाला HCF 81 है, तो मैं पहले वाले नंबर को लेट कर लेता हूँ 81x एंड दूसरे वाले को 81y, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स। अब मैंने ये क्या लिखा और ये क्यों लिखा है ये जरा ध्यान समझो। दो नंबरों का HCF 81 है, विच मीन दैट दोनों में 81 और 81 आया होगा, तभी तो HCF 81 है। कि HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर, तो दोनों में 81 होगा तभी तो HCF 81 आया। क्लियर। अब एक्स्ट्रा में अब जरूरी थोड़ा ना कि वो 81 ही 81, क्योंकि और भी कुछ हो सकता है उसके अंदर, है ना, लाइक 4 और 6 में 2 HCF है, बट उसमें और भी तो कुछ है ना, तो इसलिए हम वो उसके लिए x और y ले लेते हैं, बिकॉज वो कॉमन नहीं है। ठीक है, और x और y को प्राइम है, को प्राइम का मतलब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर x और y में कोई कॉमन फैक्टर हुआ तो फिर HCF 81 नहीं ज़्यादा होगा, है ना। तो इसलिए अगर मैं पहले वाले नंबर को 81x एंड दूसरे नंबर को 81y ले रहा हूँ, x एंड y इसलिए लिया बिकॉज ऑफ मार्जिन कि भाई वो 81 थोड़ा ना है, बड़ा ही तो होगा ना नंबर, और x और y आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बनाएंगे, मतलब x और y क्या है, को प्राइम नंबर है, बिकॉज अगर उसमें कॉमन फैक्टर हो गया तो HCF फिर 81 से ज़्यादा हो जाएगा। आगे, द सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स क्या है, मतलब 81x प्लस 81y कितना दे रखा है, 1215, 81 कॉमन निकाल लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1215, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1215 अपॉन में 81। ठीक है, अब इसको काट दो, देखो किससे कट रहा है, ऐसे 15 आएगा इसका आंसर। अब चेक कर लेना, इसका डिवाइड करके 15 आएगा, तो मतलब x प्लस वाई कितना आ गया, 15। मतलब अब आप इसमें कॉम्बिनेशंस लगाओगे। ठीक है, अब दो नंबरों का सम 15 है, x और y 15 है, तो जितनी वैल्यूज x एंड y लेंगे उतनी वैल्यूज a और b ले सकते हैं। कहने का मतलब क्या, पहले x और y का देखो। अब मान लो फर्स्ट कॉम्बिनेशन, क्या x और y, तो क्या x 1 हो सकता है, हो सकता है x 1 और y 14 हो, तभी तो सम करके आ रहा है। पर और इन दोनों में ये दोनों को प्राइम है, यस, ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते, लाइक 1 के अलावा नहीं आते, तो ये नंबर हम ले सकते हैं। सेकेंड, 2 और 13, इन दोनों का सम क्या है, 15 है, और ये दोनों को प्राइम भी है, तो ये भी हम ले सकते हैं। थर्ड, 3 और 12, इन दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है, मतलब इन ये दोनों को प्राइम नहीं हो सकते। हमने ये कंडीशन लगाई है ना कि x और y को प्राइम होंगे, तो उसमें तो ये कंडीशन मैच नहीं करेगी, क्योंकि x और y को प्राइम नहीं है, तो ये नहीं ले सकते हम। फोर्थ, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। सैम्पल पर क्वेश्चन है यार, वैसे तो MCQ में नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन आया तो 4 और 11, तो ये हम ले सकते हैं, है ना, कि 4 और 11 प्लस करके 15 लाएंगे और दोनों को प्राइम भी है। फिफ्थ, 5 और 10 नहीं ले सकते, है ना, और फिर 6 और 9 भी नहीं ले सकते, दोनों में कॉमन फैक्टर हैं, और 7 और 8, है ना, ये ले सकते हैं हम, है ना, क्योंकि इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। फिर यहाँ बढ़ाते जाओ, 8 और 7 फिर तो रिपीट ही हो जाएंगे, है ना, फिर 9 वो सब रिपीट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ तक हो गया, मतलब 1 2 3 4 ऐसे 4 पेयर्स बन सकते हैं, क्योंकि जितने x और y के पेयर्स बनेंगे उतने ही तो उसको पेयर बनेंगे, है ना, क्योंकि x और y पे तो डिपेंड करता है a और b की वैल्यूज। तो 4 पेयर बनेंगे a और b के, जिसमें उन दोनों का सम, a और b का सम 1215 होगा और HCF 81 होगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। एक बार छोटा सा रिकैप दोबारा दे दूं, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबरों का सम इतना है और HCF इतना हो, ऐसे कितने नंबर बनेंगे जिनका सम इतना हो और HCF इतना हो। तो मैंने लेट कर लिए दो नंबर a और b, 81x और 81y। 81 क्यों लिखा दोनों में, क्योंकि HCF 81 है, गिवन है। x और y बिकॉज ऑफ, क्यों नंबर तो बड़ा भी हो सकता है, हम पता नहीं है ना, तो लेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे x और y कोप्राइम है, बिकॉज अगर वो कोप्राइम नहीं हुए, अगर उनमें कुछ कॉमन आया तो फिर HCF 81 से बड़ा आएगा, है कि नहीं। अब 81x प्लस 81y 1250, 1215, क्योंकि इन दोनों का सम ये दे रखा है और ये दोनों हमारे लेट करें, तो x प्लस y आ जाएगा 15। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट, हो सकता है x 1 हो y 14 हो, तो ये कॉम्बिनेशन राइट है, क्योंकि ये दोनों कोप्राइम है। 2 और 13 ये भी राइट है,
क्योंकि 3 और 12 ये राइट नहीं है क्योंकि ये दो कोप्राइम नहीं। ऐसे करते करते हमने सारे कॉम्बिनेशन लिखे, हमें 4 ही लगे जो वैलिड है, जो कि हमारी स्टेटमेंट या हमारी क्वेश्चंस को सपोर्ट करते हैं। तो 4 फैक्टर्स आर देयर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आ रही ना भाई आवाज कि हम बोले जा रहे हो? आवाज तो आ रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर बिटवीन दिस। अब इन दोनों में से रैशनल नंबर कौन सा होगा? पहली बात करते हैं सीधा रैशनल की। रैशनल कौन सा नंबर होते हैं जो कि एक जगह पर आके रुक जाते हैं? अब इसके आप ये देखो, ये रिपीट हो, ये चलता जा रहा है ना, तो ये तो वैसे ही रैशनल नहीं होगा क्योंकि ये तो इरैशनल नंबर है, और ये भी रैशनल नहीं होता पाई। बचा दोनों में कॉम्पिटिशन, क्योंकि बार मतलब रिपीटिंग वाले भी रैशनल होते हैं और जो एक जगह पर रुक जाता है वो भी रैशनल होते हैं। अब इन दोनों के बीच की बात करें तो देखो, मुझे पता है समथिंग √3 की वैल्यू 1.73 होती है समथिंग, है ना, और √5 की वैल्यू √4 से जस्ट बड़ी, मतलब 2.2 समथिंग होती है। तो अब इसके बीच में तो यही आ रहा है ना नंबर, क्योंकि ये जो है ये √5 से बड़ा होगा, है ना, बड़ा आएगा नंबर, इसलिए हम क्या लेंगे? डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें आपको assumptions लेनी पड़ेंगी थोड़ा बहुत। मैं तो यही कहूँगा कि √2, √3, √5, 5 तक तो याद कर ही लो रूट को, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आगे, द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इट डिविजिबल बाय दिस एंड दिस एंड दिस। लीस्ट का मतलब एलसीएम होता है, पर हम इसका एलसीएम ले तो ले, पर उन्होंने एक और कंडीशन अप्लाई करी, परफेक्ट स्क्वायर, मतलब एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो और इन तीनों के टेबल में आता। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं ना, इन ऑप्शन में परफेक्ट स्क्वायर एक ही है, दो है, सॉरी, एक और ये दो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, और इन दोनों में से ये जो है ये तीनों के टेबल में आएगा। करके देख लो। देखो 100 16 के टेबल में तो नहीं आता ना यार, है ना, 20 के टेबल में आ सकता है, 50 के टेबल में आ सकता है, और 16 के टेबल में नहीं आता 100, पर 16 के टेबल में 3600 जरूर आएगा। काट के देख लो आप। अब देखो ना 1600 लास्ट में 0 है तो दोनों तो आएंगे ही। इसका अगर डाउट लग रहा तो काट के देख लो उसको। 8 1 8 2 16, 8 5 40, 8 4 32, 8 से नहीं कट रहा तो 2 से काट लो, बट मतलब कट जाएगा ये इन शॉर्ट। अब ऐसे भी काट लोगे तो ये कट ही जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ना 16, 2 8 16, 2 1 2 2 8 16, 0 0, 2 4 8, 2 9 18, 0 0, 2 2 4, 2 4 8, और ये भी 2 से कट जाएगा, 2 2 4, 2 2 4 225, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब है ना, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट एलसीएम निकालना था, ऑप्शन से हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मैं कर रहा था थोड़ा। इसमें क्या कह रहे हैं कि ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना, इग्नोर मारो। देखो x इज एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। x क्या है? इन तीनों का एलसीएम। तो अगर मैं 8 6 और 4 का एलसीएम लूँ, 4 6 और 8 का एलसीएम लूँ, तो आप एक बार लेके देख लो। 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा, और ये 3, और ये 2 2 जा 4, है ना, और ये 2 2 जा 4, 3, वैसे डायरेक्ट भी ले सकते हो, 3 2 2 जा 4, 24 आ गया x की वैल्यू। y क्या है? इन तीनों का एलसीएम है, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम ले लो। ये तो e मतलब बिल्कुल कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। $85 आ जाएगा। तो इन तीनों का एलसीएम आ गया 85। अब कह रहे हैं कि p है जो एलसीएम है x और y का, तो p क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम। तो 85 और 24 का एलसीएम ले लो। आप ऐसे करके ले लो, 2 2 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6। देखो ना भाई, ये क्वेश्चन कितने बड़े बड़े हैं, ऐसे ही लेंदी था पेपर 2025 का। 3 के टेबल में ये भी तो आएगा। 3 2 6, 3 5 3 के टेबल में नहीं आ पाएगा, ये 25 आ जाएगा ना, कोई नहीं। 5 के टेबल में आएगा, 5 × 5, 7 × 35, 17 × 70, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 4 2 8, 5 15, और ये 17, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 40, 8 19 11 12, थोड़ा खुद भी कर लो भाई, और फिर इसको कर दो 120 को 17 से मल्टीप्लाई। वैसे तो टेबल से भी कर सकते थे हम इसको। 17 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 14, 2 2 3, 7 7, और 1 1 1 4। कुछ गलत हो रहा है इसमें। इसका एलसीएम आएगा 840। सेकंड रुक जाओ,
मैं क्रॉस चेक करके देखता हूँ उसको। हमने करा तो सब सही है ना? टू इंजा टू 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 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, सब सही है इन दोनों का एलसीएम। सेकंड 3 इंटू 5 इंटू 7, इसका एलसीएम, इसका ही हमने गलत ले लिया, 105 है इसका एलसीएम। मतलब y की वैल्यू जो है ना वो हमने गलत ले ली थी, सॉरी। अब आप इन दोनों का एक बार निकाल लो, एक बार इसको आराम से निकाल लो, 24 और 105 का। तो अब इसमें आएगा 840। मैं कर रहा था ना, मैंने करा था, सब सही जा रहा था तब। करो उसको, अपने आप करो तुम लोग। $840 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 840। आप कर लेना, ये एलसीएम तो इजी है, मैं कर भी सकता हूँ, टाइम लग जाएगा बहुत मगर। तो आपका पी का वैल्यू कितना आ गया? 840। मैं दोबारा एक बार क्वेश्चन को रिकैप करता दिमाग में। एक्स है इन तीनों का एलसीएम जो कि 24 है, वाई है इन तीनों का एलसीएम जो कि 105 है, और पी है एक्स और वाई का एलसीएम मतलब 24 और 105 का जो है 840। अब इन सब सिचुएशंस में से आपकी कौन सी वैलिड मानी जाएगी? जैसे कि पहला वाला ए, क्या पी इज इक्वल टू 35 इंटू एक्स होगा? तो भी कितना? 840, और 35 इंटू एक्स कितना? 24। मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई में 840 ही आएगा, करके देख लेना आप चाहे। तो मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब जब ए करेक्ट आ गया तो बाकी में पुट करने की जरूरत है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इजी था वो, थोड़ा यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी गलती से, मल्टीप्लिकेशन में गलती करती थी, पर कोई नहीं, इजी है क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे बोला गया वैसे हमने कर लिया। आगे, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर। अगर मैं किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर करूँ, लेट्स सपोज पी इज अ प्राइम नंबर, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो उसके कितने फैक्टर्स बनेंगे? एक तो पी के टेबल में आएगा ही, एक पी स्क्वायर के टेबल में आएगा, और एक 1 के टेबल में आएगा, मतलब 3 फैक्टर्स बनेंगे। कोई भी एक लेट कर लो, प्राइम नंबर बताओ 3, तो एक तो ये और 3 है प्राइम नंबर, उसका स्क्वायर कर देगा ना, तो ये हो जाएगा 9। तो 9 एक तो 3 के टेबल में आएगा, एक 9 के टेबल में आएगा, और एक 1 के टेबल में आएगा। तो टोटल नंबर फैक्टर्स कितने होंगे? एक प्राइम नंबर के स्क्वायर में 3 फैक्टर्स होंगे। बहुत सिंपल है ये तो, ठीक है। देखो साइड साइड लिखा भी हुआ है, 2025 कंपार्टमेंट के ऊपर में आया हुआ था। देख लो तुम। अगला कह रहे हैं फॉर एनी नेचुरल नंबर ए एंड बी द HCF ऑफ ए एंड बी। देखा ना MCQ कितने ज़्यादा हैं इसमें, चैप्टर में MCQ ज़्यादा आते हैं, बाकी तो इतना मुश्किल है नहीं है चैप्टर। फॉर एनी नेचुरल नंबर ए एंड बी HCF ऑफ ए एंड बी इज अ फैक्टर ऑफ LCM। ये हमें पता ही है कि अगर मैं HCF लूँ, इसकी 2 नंबर है 2 और 6, है ना, तो इन दोनों का HCF क्या होगा? 2, और LCM क्या होगा? 6। तो जो HCF होगा वो LCM का फैक्टर ही तो होगा, क्योंकि समझ रहे हो ना, HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर। तो जो फैक्टर होगा वो LCM में भी तो आएगा ना, समझ के बात को। तो ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM, तो ये हो गया ट्रू। हम आप एग्जांपल लेके देख सकते हो, बिकॉज HCF ऑफ एनी 2 नंबर डिवाइड बोथ द नंबर। मतलब इन दोनों नंबर का जो HCF होगा तो वो दोनों नंबर को तो डिवाइड करेगा ही ना। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे कि मैंने बोला 15 और 3, इनका HCF क्या है? 3। तो ये क्या दोनों को डिवाइड नहीं करेगा? करेगा। इसी वजह से ही तो इन दोनों के जो LCM का ये HCF फैक्टर है। पहली तो ये समझो कि क्या HCF, जो हम 2 नंबर का HCF निकालते हैं, वो उन दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा? डिविजन, बिल्कुल सही, ये भी ट्रू है। तो असर्शन भी ट्रू, डिवीजन भी ट्रू। अब देखते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन में बोला गया था कि HCF जो है वो LCM का फैक्टर होता है, मतलब HCF LCM का फैक्टर, विच मीन्स दैट कि अगर HCF ने निकाला 2 तो वो 6 LCM का फैक्टर होगा। अगर मैं 6 के फैक्टर्स लूँगा तो 2 आएगा ना, तो ट्रू। पर क्या इसका रीज़न ये है कि HCF दोनों नंबर को डिवाइड करता है? बिल्कुल सही, HCF दोनों नंबर को डिवाइड करता है, तो HCF क्या है? कॉमन फैक्टर है, इसलिए तो LCM में भी आ जाता है। तो मतलब बिल्कुल सही है असर्शन और रीज़न और दोनों का एक्सप्लेनेशन। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बेसिक में आया हुआ है क्वेश्चन, दोनों आसान है, पर हो सकता है ए या बी में कंफ्यूज होना, तो ए होगा इसका आंसर, कि एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करेक्ट है इसकी। चलो, कह रहे हैं LCM ऑफ 2 नंबर इज 3600, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी HCF। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, ध्यान रखना। कह रहे 2 नंबर का LCM अगर ये है तो इन दोनों में से, इन सब में से HCF क्या नहीं हो सकता? हमने क्या पढ़ा है? HCF LCM का फैक्टर होता है। ये हमने तीसरी बार अब पढ़ रहे हैं, 2 बार पहले पढ़ा कि मतलब HCF LCM के टेबल में आएगा,
जैसे कि अगर मैं इन सब को डिवाइड करूं तो इन सब में से वो डिवाइड नहीं हो पाएगा जो एचसीएफ नहीं होगा। मतलब क्योंकि 3600 का 600 के टेबल में आता है तो हाँ आता है, तो ये एचसीएफ हो सकता है। क्या 400 का टेबल में 3600 आता है? हाँ आता है। समझ गए ना, फैक्टर्स है ना, 3600 का फैक्टर होना 400 आएगा, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, 150 को डिवाइड करके देख लो एक बार, अगर आपको 150 में दिक्कत लग रही है तो। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, सॉरी 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 0 और 5 के तो आएगा ही 15 5 25 5 4 जा 20। ठीक है, तो ये आपका आ गया 24, मतलब ये भी होगा। तो बस ये 500 ही है, 500 को करके देख लो, 2 0 2 0 कटेगी, 5 के 36 आता ही ना, तो 500 इसका एचसीएफ नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। अगर वो फैक्टर है तो एचसीएफ डिविजिबल भी होगा एलसीएम के, है ना। तो 500 इससे डिवाइड नहीं हो रहा, विच मीन्स दैट कि 500 उसका फैक्टर नहीं हो सकता। बात समझ में आई? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं P, इसका एग्जांपल मैंने लिख रखा है यहाँ पे, P एंड Q। कह रहे हैं P इज अ मल्टीपल ऑफ Q, मतलब P मतलब 4 इज अ मल्टीपल ऑफ Q, मतलब 4 2 के टेबल में आएगा। मल्टीपल इसका मतलब क्या होता है? टेबल में आना। तो P Q के टेबल में आएगा, तो P को मैंने लेट कर लिया 4 और Q को लेट कर लिया 2, तो 4 2 के टेबल में आता है ना, तो सही है। अब कह रहे हैं इन दोनों का एचसीएफ बताओ, तो अगर मैं 4 और 2 का एचसीएफ लूंगा तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? 2, विच मीन्स Q, तो Q होगा इनका एचसीएफ। सिंपल। मुश्किल होगा अगर आप बिना एग्जाम्पल के करोगे, और बहुत आसान होगा अगर आप एग्जाम्पल के साथ करोगे मेरे भाई। तो एग्जाम्पल के साथ कराया हो गया, ठीक है, 4 और 2 एग्जाम्पल में ले लिया। अब इसके अलावा कुछ भी आ सकता है, फैक्टर वगैरह, तो आप एग्जाम्पल में लेके सेट मार देना, उसको सेट कर देना। ठीक है, चलो समझ में आया ना। देखो P इज अ मल्टीपल ऑफ Q, तो 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 4 2 के टेबल में आता है, और एचसीएफ क्या होगा? 2, और 2 को हमने क्या एज्यूम करा था? Q था वो, तो Q हो गया इसका एचसीएफ। चलो अब अगला ये 3-4 क्वेश्चन रहते हैं बस। अब कह रहे हैं लेट P Q एंड R बी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, और चेक वेदर कि P Q R प्लस Q क्या कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो P डॉट Q डॉट R प्लस Q, इसमें हम ज़रा देखते हैं, एचसीएफ लेते हैं इसका, मतलब कॉमन निकालते हैं। दोनों में कॉमन आएगा Q, तो जगह P डॉट R प्लस 1। अब वी डोंट नो ना P और R डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, पर हमें पता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, कुछ तो होगा ये, और एक फैक्टर 1 हो गया। तो यस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ये हमने डेफिनेशन से पढ़ाया हुआ है। बस यहाँ पे वैल्यूज नहीं है तो थोड़ा मुश्किल लग सकता है बच्चों को, पर है तो वही डेफिनेशन, कंपोजिट नंबर होगा ये, कि P Q एंड R क्या होंगे? प्राइम नंबर। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 3 इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, तो इसलिए ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर। आगे कह रहे हैं फर्दर गिवन एग्जांपल ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, जिसमें पहला फर्स्ट ऐसे P Q R के नंबर्स बताओ जिससे वो कंपोजिट नंबर हो जाए। ये पूरा तुम लेट ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लेट कर लो 3 प्राइम नंबर्स को। अब आप कैसे लेट करोगे? प्राइम नंबर बहुत से, तो स्मॉलेस्ट लेट कर लो, ये हिंट है इसमें। तो लेट P इज इक्वल टू डिस्टिंक्ट होने चाहिए P2 Q 3 और R 5, क्योंकि तीनों प्राइम नंबर्स हैं और सबसे छोटे लेट करें, ताकि अब कुछ तो एक पैटर्न आना पड़ेगा ना दिमाग में, तो प्राइम नंबर बहुत सारे होते हैं। तो अब इसको करके देखते हैं, P डॉट Q डॉट R प्लस 1, तो P2 डॉट 3 डॉट 5 प्लस 1, मतलब 5 से 15 30 प्लस 1 31। तो कहते हैं ऐसे 3 नंबर बताओ जिससे आंसर कंपोजिट आ जाए। क्या ये कंपोजिट है? नहीं है। क्या ये कंपोजिट है? नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नंबर 31 प्राइम नंबर होता है, तो ये हमने एग्जांपल गलत ले लिया। अब सेकंड एग्जांपल लेंगे, 3 ऐसे एग्जांपल लेना है जिससे आंसर कंपोजिट आ जाए। तो अब एक बदल देते हैं, इसकी ले लेते हैं 2 5 और 7 ले लेते हैं, है ना। तो देखो P इंटू Q इंटू R प्लस 1 71 आ जाएगा। इससे भी 3 ले लेते हैं यहाँ पे ना, 3, हाँ अब सही हो जाएगा। एग्जाम्पल तो देखो लेने ही पड़ेंगे ना आपको, 3 5 और 7। अब करो, वन 21 आ जाएगा। देखो ना 7 5 35, देखो पहले 7 5 35, भाई यार एग्जाम्पल लिया मैंने 7 5 35,
35 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 10, ठीक है, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 होता है ना, 3 से 9, 105 आ गया। हाँ, तो 105 प्लस 1 तो आ गया 106। अब ये कंपोजिट ही होगा क्योंकि आप पहले ही देख पा रहे हो उसमें 106। बात समझ में आई? तो इन्होंने क्या बोला था फर्स्ट पार्ट में कि हमारे 3 ऐसे प्राइम नंबर बताओ। अब देखो 3, 5 और 7 तीनों अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, जिससे ये जो है मतलब पी क्यू आर, पी इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1 क्या हो जाए कंपोजिट नंबर। तो मैंने देखो लेट करा। अब इसमें आपको कोई भी एग्जाम्पल लेट कर सकते हो, कोई भी, पर यार ऐसे लेट करना जिसमें चेकिंग कम करनी पड़े। और रैंडम लेट करोगे तो दिक्कत होगी। तो अब मैंने आपको बताया बेसिक से लेट करना, इसके आपने 2 3 5 लेट करा नहीं हो पाया, फिर 3 5 7 लेट कर लिया, एक एक्स्ट्रा ले लिया, तो 3 इंटू 5 इंटू 7 105 प्लस 1 106 आ गया आपका, जो कि क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर होगा। क्योंकि ये देखो ना 2 के टेबल से भी जा रहा है और 106 तो जाएगा ही जाएगा, 1 से भी जाएगा। अब ये अगला क्या कह रहे हैं, पी क्यू आर प्लस 1 जिससे प्राइम नंबर हो जाए आंसर। तो आंसर प्राइम नंबर ऊपर छोड़ के आए हैं, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। मतलब पी क्यू आर को मैं 2 3 5 मानूंगा तो उससे आंसर क्या आएगा आपका प्राइम नंबर। तो सेकंड पार्ट ये हो गया, इसको सेकंड पार्ट मान लेते हैं कि 3 ऐसे एग्जांपल देने से आंसर प्राइम आए। तो आंसर तो प्राइम आ ही रहा था ना हमारा, 31 इज अ प्राइम नंबर। 31 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और किसके टेबल में आता नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन समाप्त। 2025 का क्वेश्चन आप देख सकते हो, सारे लगभग 2025 के हैं ऑट्स के। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं रंजीता, नेहा एंड सलमा इन्होंने ना स्वेटर बुनना चालू करे एट द सेम टाइम, सेम समय पे। अब दे नीड, अब जिसकी अलग अलग स्पीड है, रंजीता 15 दिन में एक स्वेटर सिलती है, नेहा 18 दिन में और सलमा 20 दिन में टू कंप्लीट अ स्वेटर। हाउ मेनी डेज विल ऑल दे स्टार्ट मेकिंग न्यू स्वेटर अगेन? मतलब टुगेदर कब मिलेंगे? ये तो वही बात हो गई कि भाई वही बेल वाली कि 3 बेल अलग अलग इंटरवल से बज रही हैं, एक साथ बजती हैं, आप दोबारा वो एक साथ कब बजेंगी? तो टुगेदर ही फीलिंग आ रही है भाई मुझे तो, है ना। तो टुगेदर का अलग फीलिंग का मतलब क्या, एलसीएम। तो 15, 18 और 20 एलसीएम ले लो आप। तो 2, 15 ही है, 2 9 जा 18, 2 जा 2 0 जा 0, फिर 2, 15 तो है ही है, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, फिर 3 5 जा 15, 3 जा 9 5, फिर 3 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5। अब इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और ये 5 4 जा 20 और 29 जा 180। तो 180 डेज बाद एक ऐसा समय आएगा जब तीनों दोबारा एक साथ न्यू स्वेटर बुनना चालू करेंगे। बाय दैट टाइम, मतलब 180 डेज के बाद, हाउ मेनी स्वेटर विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम? कितने स्वेटर्स बना पाएंगी ये? तो जैसे कि हम देखते हैं, रंजीता एक दिन में 12 स्वेटर बना रही, 15 स्वेटर बना रही है, मतलब सॉरी 15 दिन लग रहे हैं एक स्वेटर बनाने में। अब 180 दिन है, 15 दिन में एक स्वेटर बना रही, डिवाइड करके आंसर निकालो। ऐसी नेहा, बिल्कुल देखो ना, आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक है, कंसेप्ट बदल रहे हैं पर आंसर का जो मेथड है वो सेम ही रह रहा है। 180 अपॉन में 18 और अपना कौन है, तीसरी कौन है, सलमा, जाएगा 180 अपॉन में 20। अब डिवाइड कर दो उसको, देखिए 15 बन जाए 15, ठीक है, और कितना आ गया यहाँ पे 30, तो 12 है ना। ऐसी हो जाएगा 10, ये 10 स्वेटर बनेंगी और इसको डिवाइड कर लो 9, ठीक है। तो टोटल स्वेटर आप देख लो कितने बन पाएंगे, 9 10 11 और 21 स्वेटर, सॉरी 31, ठीक है, 19 और 20 और 11, ठीक है, 31 स्वेटर्स कंप्लीट हो पाएंगे इनसे 180 दिनों में। सिंपल है। बस इसमें क्या है ना, 2025 के क्वेश्चंस में ना एग्जैक्ट जिसकी टुगेदर वर्ड नहीं दिख रहा हमें, है ना, मिनिमम वर्ड नहीं दिख रहा है तो मिनिमम वर्ड लिखा पर निकाला एचसीएफ ने, तो इससे थोड़ा मुश्किल हो गया। सारे लगभग मैंने एलसीएम एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम्स के जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन थे सारे करा दिए मैंने आपको। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 केस स्टडीज बची हैं बस आपकी, फिर ये चैप्टर खत्म, ठीक है। कह रहे हैं टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज अ पावरफुल अप्रोच दैट एनहांस अंडरस्टैंडिंग। मतलब इन्होंने एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा रही है मिस मुक्ता। अब क्या कह रही है, उन्होंने एक प्राइम नंबर की गेम बनाई 5th क्लास के स्टूडेंट के लिए। उन्होंने अनाउंस करा नंबर 2 इन अ क्लास, बोला मैंने 2 नंबर 2 अनाउंस करा जो कि एक प्राइम नंबर है। एंड पहले बच्चे को बोला कि इसको एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो और अपने सेकंड स्टूडेंट को दो, वो भी उसको प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेगा और थर्ड स्टूडेंट को देगा।
और लास्ट में इनके पास ये नंबर आ गया, ठीक है। अब ये पहले कह रहे हैं कि व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। यार देखो, मैंने 2 नंबर अनाउंस करा, मैंने किसी बच्चों को बोला कि तू उसके प्राइम से मल्टीप्लाई करा, आगे दे दिया, फिर मल्टीप्लाई आगे दी, तो करते करते लास्ट में ये नंबर आ गया। अब मुझे ये कैसे पता लगेगा किस बच्चे ने किस प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करा और कितने बच्चे थे? इस सब को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, आपको इसका निकालना पड़ेगा मेरे भाई LCM, ठीक है। क्योंकि इसके LCM में क्या निकलेंगे? फैक्टर्स, लाइक किस बच्चे ने क्या क्या यूज करा है। तो देखो मैं आपको समझाता हूं, इसके फैक्टर्स बनाओ पहले आप। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 से जाएगा नहीं, ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 26, 3 8 जा 24, 26, 3 8 जा 24, 20, हाँ 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, फिर 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अब 3 से जाएगा 18, चले जाएगा, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, आ जाएगा 3 से, मुझे नहीं लगता जाएगा। 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 46, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 3 15, 42, 5 8 जा 40, 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 7 जा 35, 5 5 25, 75 आ गया यहाँ पे। फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 5 25, 3 से जा सकता था एक और बार, है ना, यहाँ 3 से जा सकता था, मतलब ये कैसे जाता 3 से, कोई नहीं, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। 3 8 जा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 3 जा 24, 26, 3 जा 24, 22, 3 जा 21, 5 जा 15, 3 जा 27, 3 6 जा 18, 3 जा 6, 3 जा 15, 5 जा 5, 46, 5 जा 45, 10, 25, 5 जा 15, 42, 5 जा 35। हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, यहीं पे हो गई गड़बड़ हमसे ना थोड़ी सी। जब भाई देखो यहाँ से ना ये जो यहाँ पे गड़बड़ हो गई हमसे, ये वाली गड़बड़ है, ये हाँ। तो यहाँ पे जो 385 आएगा ना आपका, तो 385 को आप 5 से जब डिवाइड करोगे तो 5 7 35, फिर 5 7 जे 35 होगा, क्योंकि 25 नहीं आएगा, मुझे लगा 25 आएगा। फिर 7 से करोगे 11 पे, और फिर 11 को करोगे 1 से, यहाँ पे होगा कहानी खत्म। ये वाला नहीं ले लेंगे हम, क्योंकि हमने वो वहीं ले लिया है। चलो अभी आगे सारे फैक्टर्स। तो अब क्या करें, व्हाट इज द लीस्ट नंबर प्राइम नंबर यूज बाय स्टूडेंट्स। तो देखो ये सारे प्राइम नंबर है, मतलब 2 3 3 5 5 5 7 और 11, ये सारे प्राइम नंबर बच्चों ने यूज करे हैं। लीस्ट कौन सा होगा बच्चों? 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 तो टीचर ने दिया है, तो लीस्ट प्राइम नंबर होगा 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास। देखो 2 तो टीचर ने दिया था, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चे होंगे क्लास में। अगला व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। तो हाईएस्ट प्राइम नंबर 11 यूज हुआ है। एंड विच नंबर हैज बीन यूज मैक्सिमम टाइम्स। तो 5 नंबर है जो मैक्सिमम टाइम यूज हुआ है। एक बार आप अपने उसमें देख लेना, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। बस समझ में आई, बहुत इजी था। बस वो यहाँ पे मैं अब इतने से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो वो दिमाग वो हो रहा है बहुत, इसलिए यहाँ पे गलती हो रही है, कोई नहीं। अब अगला February 14 is celebrated as Valentine Day। नहीं बेटा, इंटरनेशनल बुक गिविंग डे, एंड मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड सेलिब्रेट दिस डे, ब्ला ब्ला एंड ब्ला। आगे क्या कह रहे हैं, हिस्ट्री दिस, साइंस दिस, मैथ दिस। इन बुक्स को हमें अरेंज करना है मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स में, मतलब एक स्टैक में ज़्यादा से ज़्यादा बुक को रखना पड़ेगा। तो इन तीनों का क्या निकाल दो, HCF। ये एक बार आप घर पे कर लेना आराम से। 96 240, होमवर्क दे रहा हूँ, अपने आप कर लो। 336, क्योंकि यार रिपीट करा रहे हैं। इसका HCF निकाल दोगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा। करो जल्दी इसका HCF। मैं तो कर भी दूंगा, पर आप करो भाई, ये इतना इंसान है क्वेश्चन। $48 आएगा इसका HCF।
मतलब एक स्टैक में हम 48 बुक्स को रखेंगे। देखा ना, हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज इन स्टैक 48 का कैसे 48 आ रहा है। आगे क्या कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में, हाउ मेनी स्टैक्स आर यूज टू अरेंज मैथमेटिक्स बुक्स। तो मैथ्स की बुक्स है कितनी, ये रही। तो 336 को अगर आप 48 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा आपका, करो उसको डिवाइड। देखो 336 टोटल बुक्स है मैथ्स की, कितनी किसकी बुक है, मैथ्स की। और एक स्टैक में हम क्या रख रहे हैं, एक स्टैक में हम रख रहे हैं 48 बुक्स। 336 डिवाइड बाय 48, 7 बुक्स, हाँ 7 बुक्स। तो 7 स्टैक्स होंगे किसके, आपके मैथ्स की बुक्स के। यहां लिख देना 7 स्टैक्स विल बी फॉर अरेंजिंग मैथ बुक। डिटरमाइन द नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स विल बी अरेंज ऑल बुक्स। तो ऑल बुक्स का निकाल दो, 240 को भी 48 से डिवाइड कर दो। वैसे खुद कर सकते हो आप, मुझे खाली बिल्ली मेहनत करवा रहे हो आप। इन सबको डिवाइड करो उससे। अब चलो अपने आप करो डिवाइड। 5 आ जाएगा इसका, और इसका तो 2 ही आएगा। तो 7 9 14, तो टोटल 14 स्टैक्स हमें चाहिए होंगे सारी बुक्स को अरेंज करने के लिए। बी देख लो, इफ द थिकनेस ऑफ ईच हिस्ट्री साइंस मैथ्स बुक्स आर दिस इन दैट, देन फाइंड द हाइट ऑफ द ईच स्टैक। देखो हर एक स्टैक में 12 बुक्स है ना, आई थिंक, सॉरी हाँ, इसके अब मैथ्स में 7 स्टैक्स बने हैं, ठीक है। अब कहने का थिकनेस ऑफ ईच बुक, अब हिस्ट्री इतना है और उसका इतना, उसका इतना, हर एक बुक में इतना है, तो 48 बुक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री का जो स्टैक होगा, अब हर स्टैक में 48 ही बुक्स हैं, बट उसमें एक बुक की थिकनेस कितनी है 1.8, तो मल्टीप्लाई कर देना, तो आ जाएगी स्टैक की हाइट। वो निकालना ना हाइट ऑफ, क्या निकालना है, देन हाइट ऑफ ईच स्टैक, है ना। तो साइंस में कितनी बुक्स हैं, उसमें भी हर एक स्टैक में 48 बुक्स है, पर उसकी बुक की हाइट कितनी है 2.2। ऐसे ही मैथ्स में भी होगा, मैथ्स में कितनी, एक स्टैक में 48 ही बुक्स हैं और हाइट कितनी है मैथ्स की बुक की 2.5। मैथ्स हरदम हैवी रहती है, ठीक है भाई। ऐसे करके आपका आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया खत्म। देखो आगे स्लाइड ही नहीं बची हमारे पास, 45 स्लाइड्स हैं, तो ठीक है। तो हमारे लगभग 40 क्वेश्चन हमने इसके करे। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत लगती है बच्चों वीडियो रिकॉर्ड करने में, क्योंकि मॉर्निंग में हम ऑनलाइन पढ़ाएं, इवनिंग में हम 4 से 9 तक क्लासेस रहती हैं। मॉर्निंग में भी 3 घंटे पढ़ाऊंगा, तो एक दिन में 8-9 घंटे पढ़ाना आसान नहीं है। पढ़ना तो और ही मुश्किल होता है, पर पढ़ाना आई नो कि ईजी होता है, हमें पता है, हम जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, हमारा आदत, हमारा पैशन है। बट स्टिल मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को बार बार रिपीट एक ही चीज़ को करना, इरिटेट हो जाते हैं हम। तो इसलिए हमारी मेहनत को समझो, मेरी मेहनत को समझो, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट बेटा।